हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारी इस मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन सीरीज में। सीए फाइनल एफआर एंड एज 36 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स का डिस्कशन कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, पिछले 6 में से 4 अटेम्प्ट में पूछा गया है, तो बहुत अच्छे से करिए। स्टैंडर्ड अपने आप में 3 चीजें अगर आपको सिलेक्टिव पढ़ना है तो गुडविल, कॉर्पोरेट एसेट्स और रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, ये 3 चीजें आप अच्छे से डिस्कस कर ले। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। सिंपल है स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा लेंदी है। ड्रोन चार्ट्स से रेफर कर सकते हैं, बोर्ड नोट से कर सकते हैं। नॉन फास्ट स्टूडेंट है, सिंपली वीडियो देख सकते हैं विद योर ऑन मटेरियल। ये मटेरियल भी एक दिन के लिए टेलीग्राम पर अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड चाहे तो कर सकते हैं। सबसे पहले इम्पेयरमेंट का बेसिक फंडामेंटल लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जब भी आप किसी चीज को कॉस्ट पे कैरी करते हो तो एक डर होता है कि आपने उसे जिस वैल्यू पे कैरी किया है, क्या वो उतना पैसा आपको कमा के दे पाएगा या नहीं। उदाहरण के तौर पे, मैं एक ट्रेडर हूं और मैंने कोई मोबाइल फ़ोन खरीदा है बेचने के लिए। खरीदा 10,000 रुपये पे था, मार्केट वैल्यू तब 15,000 थी और अब गिर के उसकी 8,000 हो गई है क्योंकि कई महीने तक बिका नहीं है। कंजर्वेटिज्म कहता है कि भाई अब आपको लग रहा है कि लॉस होने वाला है तो आप इसे बुक कर दीजिए, पर इसके लिए इंडेस 2 काफ़ी है जो हमें कॉस्ट ऑफ एनआरवी विच इज लेस का प्रिंसिपल देता है। ये प्रिंसिपल हम पीपीई फिक्स एसेट टाइप के एसेट्स में नहीं लगाते, क्योंकि उसे हम बेचने के लिए नहीं रखते, यूज़ करने के लिए रखते हैं। तो हमारा टैक्सी का बिजनेस है, मैंने एक कार खरीदी और वो कार खरीदी है, लेट्स से इनोवा खरीदी है, 25 लाख रुपीज़ की मैंने गाड़ी खरीदी। टैक्सी में रन कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है प्रॉफिट कमाऊँ। 3 साल तक रन किया, चल भी रहा था ठीक ठाक। फिर लेट्स से कोविड आ गया या कोई कंपटीशन आ गया, ओला उबेर जैसा कोई नया प्लेयर आ गया, इससे एकदम सडन बिजनेस डाउन हो गया है। और अब मुझे बड़ा डाउट सा है कि यार मैंने इतना पैसा लगा दिया इस पर्टिकुलर एसेट पे, इतना रिकवर कर पाऊंगा भैया नहीं। क्योंकि टेक्निकली पीपी जैसी चीज़ें कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे कैरी होती है, तो इफ़ आई डू नॉट डू एनी इंटरवेंशन, ये धीरे धीरे डेप्रिशिएट होके इसकी यूजफुल लाइफ खत्म होने पर इसकी रेसिडुअल वैल्यू पे आएगी। जबकि हो सकता है कि अब प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये पर्टिकुलर असेट कि जो बुक्स में हम वैल्यू दिखा रहे हैं उतना पैसा भी मैं इससे कमा नहीं पाऊँ, इसलिए मुझे इस पर अभी लॉस बुक करना चाहिए। और सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारी इस इनोवा का एक्सीडेंट हो गया। हालांकि ये चल रही है पर अब पहले जैसी बात नहीं रही है, लॉन्ग टूर्स पर नहीं जा पाती है, यूटिलिटी काफ़ी कम हो गई है। आप सोचिए एक्सीडेंट की आप अकाउंटिंग क्या करेंगे। एक्सीडेंट से अगर गुड्स लॉस हो जाए तो लॉस बाय फायर टू इन्वेंट्री या परचेज स्टॉक कर सकते हैं, बट यहाँ पे अब आप क्या करोगे? क्यों? क्योंकि आपकी एसेट अभी भी है, यूज में आ रही है, पर पहले जैसी नहीं है। इन सभी सिचुएशन में अल्टीमेटली मुद्दा यह है कि आप जितने पे अपनी बुक्स में एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हो उसका जो कैरिंग अमाउंट है, आपको डाउट है कि आप उतना भी पैसा उससे रिकवर नहीं कर पाओगे, तो ये वो इंडेक्स है जो आपको बोलता है कि अगर ऐसा डाउट पैदा हो तो चेक कर डालें। वापस से सुनिएगा, अगर ऐसा डाउट हो यानी कोई ऐसे इंडिकेटर हो जिसे देख के आपको लगता है, तो एक बार चेक कर लो कि क्या ये अपना कैरिंग अमाउंट रिकवर कर पाएगा। और अगर आपको लगता है कि कैरिंग अमाउंट जितना भी हम पैसा इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो कंजर्वेटिज्म के अनुसार आप इस पे इंपेयरमेंट लॉस बुक कर दीजिए। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो कौन सी तरह के असेट्स के ऊपर ये स्टैंडर्ड लगेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, इंपेयरमेंट ऑफ असेट्स सिर्फ असेट्स पे ही लगेगा, लाइबिलिटी से कोई होगा। और असेट में कौन से असेट्स के ऊपर लगना चाहिए? तो आप कहने के लिए कह सकते हो यूजुअली वो असेट्स सर जो कॉस्ट पे कैरी होते हैं, क्योंकि जो चीज़ फेयर वैल्यू पे कैरी होती है उसमें इतना रिस्क नहीं होगा कि वो ओवर स्टेटेड होंगे। इस लॉजिक से ये कहा जा सकता है कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटैंजिबल एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, गुडविल पे तो कंपलसरी होता है हर साल इंपेयरमेंट चेक करना, जो कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन में राइज होती है। एग्रीकल्चर एसेट्स एज पर इंडेक्स 41 नेट फेयर वैल्यू पे कैरी होते हैं, पर वो अवेलेबल नहीं हो तो उस एक्सेप्शनल केस में कॉस्ट पे कैरी होते हैं, वहां पर भी ये स्टैंडर्ड लग जाएगा। इन सब के अलावा क्या कोई भी फाइनेंशियल एसेट पे ये स्टैंडर्ड लगेगा? सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अदरवाइज नहीं। फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की कहानी समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ब्रॉडली आप बोल सकते हो कि आपके फाइनेंशियल एसेट्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक आपने इक्विटी में या एक आपने डेट किसी को लोन के फॉर्म में पैसा दिया। अगर आप किसी को लोन के फॉर्म में पैसा देते हो तो उस केस में उसकी अकाउंटिंग 100% इंडेस 109 के अनुसार होगी, और वहां पर इंपेयरमेंट के प्रोविजंस भी दिए गए हैं जो प्राइमरली प्रोविजन फॉर बैड डेट है और कुछ नहीं है कि आपको लग रहा है उससे पैसा उतना रिकवर नहीं होगा जो होना चाहिए था, तो आप प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस के नाम से लॉस बुक कर दीजिए। तो इंडेस 36 नेवर अप्लाइज टू एनी फाइनेंशियल एसेट विच इज इन द नेचर ऑफ डेट फॉर द अदर पार्टी। कमिंग ऑन टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट,
अब अगर आपने सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट किया है तो कंसोलिडेशन करोगे, जेवी एसोसिएट है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इक्विटी मेथड लगेगा। तो उसके लिए भी फिर इस इंडेस 36 का रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि उसकी अकाउंटिंग इंडेस 110 सब्सिडरी में या 28 इक्विटी मेथड जेवी और एसोसिएट में हो। आखिरी कहानी बचती है जब सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है कंपनी, तो इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी जेवी एसोसिएट की अकाउंटिंग फिर इंडेस 27 के अनुसार करती है, जिसका पैरा 10 बोलता है कि या तो आप इसे एज पर इंडेस 109 अकाउंट फॉर कर लो। अब आप समझना, इंडेस 109 में इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां फेयर वैल्यू मेथड मैंडेटरी है, इनफैक्ट एफवीटीपीएल या फिर एफईओसीआईएनआर। तो इसका मतलब है कि वहां फेयर वैल्यू लग रहा है, तो इंपेयरमेंट का लॉजिक ही नहीं है। सिमिलरली अगर आप सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब्सिडरी जेवी एसोसिएट में इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में उसकी, अब पैरा 10 में आपके पास कॉस्ट और 109 का ऑप्शन है, आप 109 पे गए तो इंपेयरमेंट का कोई रेलेवेंस नहीं है, फेयर वैल्यू पे लाते रहे। तो एक ही केस बचता है जहां इंपेयरमेंट का रेलेवेंस आता है, और वो है जब आपका इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जेवी या एसोसिएट में पैरा 10 ऑफ इंडेस 27 में आपने ऑप्शन पॉलिसी चूज की है कि आप कॉस्ट पे कैरी करोगे, और वहां पर फिर इंडेस 36 रेलेवेंट। दिस इज द ओनली फाइनेंशियल एसेट वेयर इंडेस 36 हैज सम रेलेवेंस, अदरवाइज इट इज नॉट रेलेवेंट। इन्वेंट्री का इंडेस 2 अपने आप में केपेबल है कंजर्वेटिज्म को हैंडल करने के लिए। एग्रीकल्चर मैंने बता दिया, सिर्फ और सिर्फ जो क्या एग्रीकल्चर असेट कॉस्ट पे कैरी होते हैं उसके ऊपर इंडेस 36 लगेगा। तो एग्रीकल्चर असेट्स में भी आप बायोलॉजिकल असेट्स, अदर असेट्स, बेरर प्लांट्स एंड ऑल, सिंपल लॉजिक है, कॉस्ट जहां पर भी लग रही है वो लगेगा। बेरर प्लांट क्योंकि इंडेस 16 में कवर होते हैं और पीपी यहाँ पे कवर हो रहा है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। अदर देन बेरर प्लांट इंडेस 41 में फेयर वैल्यू या नेट फेयर वैल्यू पे ही मेजर करते हैं, तो इंडेस 36 का रेलेवेंस नहीं। सिमिलरली अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कस्टमर्स के साथ जिसमें इंडेस 115 में आप कॉन्ट्रैक्ट असेट बुक करते हो, विच इज नथिंग बट अनबिल्ड रेवेन्यू, तो उस पर भी प्रोविजन फॉर बैड डेट की जरूरत है, तो उसका इंपेयरमेंट 109 में बुक होता है, क्योंकि हो सकता है आपको कस्टमर से पैसा ना मिलने की उम्मीद हो। 36 उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी सिलेबस में नहीं है। एक बार कोई एसेट नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई होता है तो फिर स्पेसिफिक 105 लगता है, हालांकि वहां प्रिंसिपल 36 जैसे ही लगते हैं, बट टेक्निकली 105 लगे। लीज या कोई भी ऐसे स्टैंडर्ड में आप कोई कॉस्ट डेफर करते हो, जैसे लीज पे आपकी किसी भी प्रकार की कोई इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट लगी, आप डेफर करते हैं, तो उस पर इंपेयरमेंट आपको स्टैंडर्ड में चेक करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो डेफर हो रहा है। तो सेम इसी लॉजिक से डेफर्ड टैक्स एसेट पे ये वाला स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं है। एम्प्लॉई रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान या अदर प्लान्स में आपने कोई प्लान एसेट्स एक्वायर किए तो उसकी अकाउंटिंग फेयर वैल्यू में 19 में होती है, तो वहां पर भी ये स्टैंडर्ड का रेलेवेंस नहीं। ये सब क्या समझना जरूरी है, तो अगर आप मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन की बात करो तो शायद इसका यूज नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर शायद ही क्वेश्चन आएगा। पर इसे समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडेस 36 के क्वेश्चन को आपको कॉन्फिडेंटली एग्जाम में सॉल्व करना है, तो आपको पूरा इंडेस पता होना चाहिए। अब इस पूरी कहानी में एक सवाल उठता है कि सपोज हमारी कंपनी की पीपी है जिसे हम फेयर वैल्यू यानी रिवैल्यूएशन मेथड से वैल्यू करते हैं, तो हमारी पॉलिसी है कि उसे फेयर वैल्यू पर मेजर करें। सवाल ये खड़ा करा गया है कि क्या इस केस में ये इंडेस 36 रेलेवेंट होगा? क्यों? क्योंकि अभी तक जो सर ने बताया है उसके अनुसार कॉस्ट भी लगता है। तो आंसर है बिल्कुल रेलेवेंट होगा। पीपी इंटेंजिबल एसेट्स अगर फेयर वैल्यू पे मेजर हो रही है तो भी ये स्टैंडर्ड लगेगा, यानी रिवैल्यूएशन मॉडल पर भी इस इंडेस की एप्लीकेबिलिटी है, भले ही रिवैल्यूएशन मॉडल में आप एसेट्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है फेयर वैल्यूएशन कोई मैंडेटरी नहीं होता है, आप अपनी चॉइस पे पॉलिसी यूज कर सकते हो, और उसके बाद भी फ्रीक्वेंसी भी कोई प्रीडिफाइंड नहीं है कि आप कब फेयर वैल्यू पे लाओगे। तो रिस्क है कि आपने फेयर वैल्यूएशन 2 साल पहले किया और इम्पेयरमेंट हो गया तो इग्नोर हो जाए। दूसरा, फेयर वैल्यू जब आप लेते हो तो आप सिंपली क्या करते हो, यू टेक बेसिकली द एग्जिट प्राइस, यानी मार्केट में मैं बेचूंगा तो कितने में बिके। जबकि इंपेयरमेंट के केस में पर्टिकुलरली अगर आप देखें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रेलेवेंट होना चाहिए कि इसको यूज़ करके आप इससे कितना पैसा कमा सकते हो, बिकॉज दिस इज नॉट हेल्ड फॉर सेल बट फॉर यूज। फॉर दीज रीजंस इंडिया स्पेसिफिकली सेज दैट एनी रिवैल्यूड एसेट विच इज पीपी इंटेंजिबल एसेट और बेरर प्लांट जैसी भी कोई एसेट विच इज कवर्ड अंडर इंडेस 16 और 38 will get covered under Ind-AS 36 even if it is revalued recently, still impairment provisions would apply. सवाल उठता है ये कि क्या मुझे हर साल अपनी सारी पीपी पे इम्पेयरमेंट चेक करना होगा? ऑब्वियसली नहीं है। इन्वेंट्री नहीं है कि आप हर साल इसे कॉस्ट या फेयर वैल्यू या कॉस्ट या रिकवरेबल अमाउंट विच एवर पे मेजर करेंगे, ओनली इफ देयर इज एन इंडिकेशन।
एक्सेप्ट सर्टन असेट्स जहाँ पे कंपलसरी हर साल करना, विच इज गुडविल ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन। कोई भी इंटेंजिबल असेट जिसकी इंडेफिनिट लाइफ है या अभी तक आपने उसको डिप्रिशिएट या अमोटाइज करना शुरू नहीं किया है, मे बी आप पुट टू यूज सॉरी यूजेज बेस पर अमोटाइज करना चाहते हो और अभी यूजेज शुरू नहीं, ऐसे केस में आपको कंपलसरी इंपेयरमेंट चेक हर साल करना है। बाकी सब केस में सिर्फ इंडिकेटर्स हो तो हर साल इंपेयरमेंट चेक करेंगे। तो कब करना है? तो गुडविल और इन केसेस में फर्स्ट ईयर में, ईयर एंड पे, और बाकी सब में कभी भी साल के दौरान कोई एक पर्टिकुलर पीरियड डिसाइड कर ले या डेट कर ले और हर साल फिर उसी डेट और पीरियड में आप करते रहें। इंडिया इसमें रैशनल अप्रोच है इंपेयरमेंट की, जिसका मतलब है कि सपोज आपने लास्ट ईयर गुडविल पे इंपेयरमेंट चेक किया और चेक करने पे आपको पता पड़ा कि एज सच देयर इज नो इंपेयरमेंट। इनफैक्ट आपने ये भी देखा कि कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्केट वैल्यू। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आईपीएल की किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की टीम, किंग्स 11 पंजाब टीम खरीद ली। मैंने उनको अच्छा खासा पैसा दिया, गुडविल के पैसे दिए। उसके बाद मैंने जिस साल खरीदी थी ईयर एंड पे इंपेयरमेंट चेक किया तो दोस्तों हमारी कंपनी का रिकवरेबल अमाउंट, अभी समझेंगे अपन, वो 3 गुना आ रहा था कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स। और साल बीत चुका है अब और कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। इनफैक्ट आईपीएल की स्थिति और सुधरी है। आप ये बेसिस बना सकते हो एक एक्सेप्शनल केस में डिस्क्लोजर देके कि भैया हमें इंपेयरमेंट चेक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रैशनली इंपेयरमेंट आना ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल रीजन कि लास्ट टाइम जब चेक किया था तो इट वाज द रिकवरेबल अमाउंट वाज 3 times द कैरिंग अमाउंट ऑफ द। सिमिलरली कैसे इंपेयरमेंट चेक होता है? तो इंपेयरमेंट के लिए हम रिकवरेबल अमाउंट निकालते हैं विच इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज। तो अगर आपको लगता है कि नेट सेलिंग प्राइस डेफिनेटली हायर है, आप उससे ही प्रूव कर सकते हो इंपेयरमेंट नहीं है, तो आप वैल्यू इन यूज नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। यानी ये इंडेस लकीर का फकीर नहीं है, लॉजिकली आपको स्टैंडर्ड फॉलो। जब भी कोई एसेट इंपेयर होगा तो याद रखना कि उसका डिप्रिसिएशन प्रोस्पेक्टिवली चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अब उसका कैरिंग अमाउंट कम हो गया है। तो 100 रुपये की एसेट थी, 10 साल में डिप्रिशिएट करनी थी, 5 साल हो चुके हैं तो 50 पर आ रही है। अब आपने उसे इंपेयर कर दिया 20 से, तो अब 30 पर आ रही है। लाइफ अभी भी 5 साल बाकी है, तो आप डिप्रिशिएट ऑब्वियस सी बात है 30 रुपीज़ को इन द रिमेनिंग 5 years करेंगे। क्या इंडिकेटर्स होते हैं? एक्सटर्नल और इंटरनल कोई भी इंडिकेटर्स हो सकते हैं, जिसमें एक इंडिकेटर है मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी गिर गया। तो अडानी ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण बहुत गिर गया। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या गिरना ये अपने आप में एक इंपेयरमेंट इंडिकेशन है? नहीं। अगर बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स से भी कम मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया देन पॉसिबली इट इज एन इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि कंपनी की एसेट माइनस लाइबिलिटी से कम उसके शेयर की मार्केट में वैल्यू आकी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को नहीं लग रहा है कि कंपनी अपनी एसेट माइनस लाइबिलिटी जितना भी पैसा रिकवर कर पाएगी। गुडविल वुडविल तो बहुत दूर की बात। तो ये कई सारे इंडिकेटर्स है, आप गो थ्रू करने के लिए कर सकते हैं। इंपेयरमेंट लॉस निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। जब भी आपको इंडिकेशन आता है आप इंपेयरमेंट चेक करते हो और चेक करते हो तो इंपेयरमेंट लॉस को आप सिंपल क्या करोगे, जिस एसेट पे इंपेयरमेंट चेक हो रहा है उसके कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करोगे उसके रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? तो आप खुद सोचो, आप पूरे एग्जाम्पल दिमाग में, आप अपने इंडेक्स में क्या दिमाग में रखिएगा, एक मशीन, एक पीपी या एक वो टैक्सी वाली कार इनोवा की। तो मुझे इनोवा पे इंपेयरमेंट चेक करना है, कैसे चेक करूंगा? तो मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने आज इनोवा, समझिए 2 मिनट के लिए, कि खरीदी मैंने एक इनोवा आज 25 लाख। हो सकता है आज मैंने 25 लाख की इनोवा खरीदी और 3 महीने बाद ही नया मॉडल हो गया। जैसे मैंने एक एप्पल का मैकबुक खरीदा था, 2 लाख का मैकबुक आया और उसके 3 महीने बाद ही नया मॉडल आ गया विथ मोर एडवांस फीचर्स और उसकी भी कीमत 2 लाख रुपए थी। मैंने बोला हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया इस मैकबुक को एक्वायर करके। 3 महीने रुक जाता तो और बेहतर मिल जाता, बट उसके बावजूद भी मैं इंपेयरमेंट बुक नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे लिए वो मैकबुक मैंने बेचने के लिए नहीं खरीदी है। मैं ट्रेडर नहीं हूं, मैं यूज करने वाला हूं। तो मैं ये देखूंगा कि क्या मैं इसे यूज करके जो मैंने इसके पैसे या बुक्स में कॉस्ट लगा रखी है उससे ज़्यादा रिकवर कर सकता हूँ। तो मैंने इनोवा 25 लाख में खरीदी है। लेट्स से 5 साल लाइफ है, 5 लाख डिप्रिशिएट कर दिया, 1 साल बाद 20 लाख पे आ रही है। ये कैरिंग अमाउंट कहलाता है। मुझे लगता है कि मैं इससे आने वाले समय में इस पर्टिकुलर गाड़ी को 2 लाख किलोमीटर टैक्सी में चला पाऊंगा और हर किलोमीटर पे मेरी जो सेविंग्स होती है वो लेट्स से 12 रुपये होती है। तो इसका मतलब 12 लाख और 12 लाख मुझे लगता है, या लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 लाख किलोमीटर 12 के हिसाब से 24 लाख रुपीज़ में इससे प्रॉफिट बचा सकता हूँ। 20 लाख की गाड़ी है, इसका मतलब मैं ज़्यादा कमा। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि मैं ये पैसा कल नहीं कमाऊंगा, आने वाले 4 सालों में कमाऊंगा, तो फिर मुझे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इस तरह से आई हैव टू कैलकुलेट अ वैल्यू इन। इंपेयरमेंट लॉस का पूरा कैलकुलेशन कैसे होता है? हमें इंपेयरमेंट लॉस में कैरिंग अमाउंट को कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। और रिकवरेबल अमाउंट बेसिकली क्या होता है? आज मैं बेच के जो पैसे कमाऊंगा, नॉट नेसेसरली दैट उसे यूज करके मैं कितने पैसे कमा सकता हूं वो। अब ये समझ, तो देखिए
सबसे पहले कैरिंग अमाउंट क्या है, इसमें भी एक कहानी है दोस्तों। प्रोविजन फॉर डीएसआर आपने सुन रखा है इंड 16 के अंतर्गत। आप ये समझ लीजिए कि आपकी एक असेट है, दैट्स अ मोबाइल टावर, 20 लाख रुपए पे बुक्स में आ रहा है, जिसके अगेंस्ट में आपने 2 लाख का एक प्रोविजन फॉर उसका रिस्टोरेशन का बना रखा है। क्यों? क्योंकि आपने कोई किराए की ज़मीन पे उसको लगा रखा है। जब खाली करोगे आप वो जगह, तो उसको आपको समतल करना होगा पहले जैसा। तो आपकी बुक्स में असेट 20 लाख पे आ रहा है। ध्यान रखना, उस 20 लाख में प्रोविजन फॉर डीएसआर की कॉस्ट इनिशियली आपने जब बुक किया था तो जोड़ी थी, और उतने की लाइबिलिटी भी बुक करी होगी। इंडेस कहता है कि कैरिंग अमाउंट जब आप निकालो तो उसको नेट कर देना। तो अगर आपकी मोबाइल टावर 20 लाख की आ रही है और अगर आपको लगता है कि 2 लाख रुपए का आपने प्रोविजन उसके ऊपर भगाना करा है, जिसको आप इनकर करने वाले हो कब? जब आप उस टावर को वेकेट करोगे, जगह को वेकेट करोगे, यानी साइट रिस्टोर करोगे। ऐसी सिचुएशन में आप अभी इस मोबाइल टावर का कैरिंग अमाउंट 18 लाख मानो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो सिर्फ इतना सा दिमाग रखना, जब मैं इसको सेल करूंगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डीआरएस डेबिट क्योंकि लाइबिलिटी है, और टू मोबाइल टावर क्रेडिट। मोबाइल टावर 20 लाख से, प्रोविजन फॉर डीएसआर 2 लाख से, यानी कि नेट 18। तो अगर बैंक 18 से डेबिट हो गया तो इस केस में कोई लॉस नहीं आएगा, यानी रिकवरेबल अमाउंट अगर 18 लाख भी हुआ तो भी काम हो जाएगा। ये तरीका है सोचने का। तो इसके लिए कैरिंग अमाउंट हमेशा क्या होता है? इट इज़ द कैरिंग अमाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन टिल द डेट व्हेन आई एम चेकिंग द इम्पेयरमेंट, माइनस उसमें और क्या कर देना? कोई भी प्रोविजन फॉर डीएसआर। ध्यान रखना दोस्तों, डेप्रिसिएशन पहले चार्ज होगा क्योंकि वो रूटीन में जो असेट की वैल्यू में डिक्लाइन है वो है। इम्पेयरमेंट बेसिकली उसके ओवर एंड अबाव कोई लॉस बुक करना है तो है। रिकवरेबल अमाउंट है ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल या नेट सेलिंग प्राइस है। सबसे पहले वैल्यू इन यूज क्या होती है? तो वैल्यू इन यूज का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज इंक्लूडिंग टर्मिनल कैश फ्लो। तो मैं मेरी इनोवा कार जो टैक्सी में चला रहा हूँ उससे फ्यूचर में आने वाले 4 सालों में कितना पैसा कमा पाऊंगा? तो मुझे लगता है आने वाले 4 सालों में मैं 6 लाख 6 लाख 6 लाख 6 लाख प्रॉफिट कमा पाऊंगा। ये ऑब्वियसली क्या है? इसके ऑपरेशन से जो प्रॉफिट कमेगा ये है, तो आपको उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगी। ऑब्वियस सी बात है कि 4 साल बाद ये इनोवा थोड़ी बहुत तो बचेगी, तो आप बेचोगे तो हो सकता है 5-6 लाख वो भी आ जाए। तो वो टर्मिनल कैश फ्लोज भी आपको लेने हैं। उसमें अगर कोई आपका प्रोविजन फॉर डीएसआर है तो वो माइनस करके टर्मिनल कैश फ्लोज कंसिडर करना, ताकि कैरिंग अमाउंट में भी माइनस हो गया, रिकवरेबल में भी हो। तो ये करने के बाद फिर आप क्या निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, जो आप पीवी निकालते थे यार इंटरमीडिएट में, इंक्लूडिंग टर्मिनल कैश फ्लोज। इसे कहते हैं कि मैं इस असेट को यूज करके इतना पैसा रिकवर कर पाऊं। दूसरा, मैं नेट सेलिंग प्राइस लूंगा विच इज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, यानी आज के आज इसे अगर मैं बेच दूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे सारे खर्चे काटने के बाद। इन दोनों में जो भी ज्यादा है उसे रिकवरेबल अमाउंट मानते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मेरी कंपनी का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ असेट को यूज करना है और बेचना है ही नहीं, और वैल्यू इन यूज उसकी 18 लाख है और नेट सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल 19 लाख है, पर मुझे बेचना नहीं है, तो भी आप रिकवरेबल अमाउंट 19 लाख लेंगे। लॉजिक शायद इसके पीछे ये है कि अगर आज आप इसे 19 लाख में बेच पा रहे हो तो सामने वाला डेफिनेटली सोच रहा होगा कि मैं उससे 19 से ज़्यादा कमा पाऊंगा, तभी वो खरीद रहा है। तो एक तरह से शायद हो सकता है इसकी वैल्यू इन यूज भी इतनी हो, क्योंकि वैल्यू इन यूज एस्टिमेटेड बेसिस पे, इसलिए हम एक सॉफ्ट अप्रोच लेते हैं, हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस या नेट फेयर वैल्यू। वैल्यू इन यूज निकालने के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज लेने, जिसके बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो इसलिए मैं इसको रिवाइज नहीं कराता, थोड़ा सा ट्रिकी है। और ये बेसिक फंडामेंटल एक बार मैंने आपको समझा दिया, तो अब मैं फोकस भी करना चाहूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसके ऊपर। बस एक बार मैं एक सांस में बोल देता हूँ, सुनना हो तो सुन लेना। फ्यूचर कैश फ्लोज आपको प्रोडिक्ट करना है। आपने कोई बिजनेस प्लान बनाया है तो उसे आप यूज़ कर सकते हो। 5 साल तक के फ्यूचर कैश फ्लोज उसमें जो निकालने हैं वो लेना। उसके बाद में आप बिजनेस प्लान इग्नोर कर देना, और जो के रेट से कैश फ्लोज आपके ग्रो करे वही रेट मानना, उससे ज़्यादा रेट से ग्रो करे मत मानना। और असेट की लाइफ जितनी है उतने साल तक के कैश फ्लोज प्रेडिक्ट करना, टर्मिनल कैश फ्लोज जोड़ना, डिस्काउंट करना प्रेजेंट वैल्यू यूज करके, और वो वैल्यू इन यूज होगी। सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लेना, किसी प्रकार के कोई फाइनेंशियल कैश फ्लोज उसमें शामिल मत कर। तो एक्सेप्शनल केस में किसी सीजीयू में कोई फाइनेंशियल एसेट शामिल करना पड़े वो अपन आगे डिस्कस करें। नॉमिनल रियल कैश फ्लो डिपेंड करेगा कि आप अपना डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या ले रहे हैं, नॉमिनल या रियल, उसके हिसाब से कैश फ्लोज लेंगे। नॉमिनल रियल में फर्क क्या होता है? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इज इक्वल टू रियल। प्री टैक्स कैश फ्लोज लीजिएगा, क्यों? क्योंकि हम सब कुछ प्री टैक्स देख रहे हैं। हम जो कैरिंग अमाउंट असेट का है वो भी प्री टैक्स है, क्योंकि उस पर भी आपको डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो सारा कंपेरिजन प्री टैक्स होता है।
कभी आपके कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी से हैं तो आपको फिर फॉरेन करेंसी रेट से कन्वर्ट करके उसके कैश फ्लोज यूज़ करना होंगे इंडिया में यूजिंग द एक्सचेंज रेट्स, और अकॉर्डिंगली आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर भी फिर उस फॉरेन कंट्री या फॉरेन करेंसी के अनुसार क्या होना चाहिए वो होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर के लिए सबसे अच्छा बेसिस आपका CAPM मॉडल है, विच इज बेसिकली रिस्क फ्री प्लस रिस्क प्रीमियम इनटू बीटा। इफ दिस इज नॉट अवेलेबल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कोई भी दूसरा तरीका, इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट वगैरह। प्री टैक्स रेट लेंगे, ये भी नॉमिनल रियल डिपेंड करेगा कैश फ्लोज के ऊपर। अलग अलग सालों के लिए अलग अलग रेट आप ले सकते हैं। नॉर्मली एक एंटिटी एक पर्टिकुलर CGU या यूनिट के लिए एक सिंगल रेट यूज करेगी। ऑब्वियसली बात है, ये सब एस्टिमेट के ऊपर बेस्ड है, प्रोजेक्शन ऑफ कैश फ्लोज का बेसिस बताया। ध्यान रखना, दो अप्रोच होती है कैश फ्लोज को प्रोजेक्ट करने की। अगर आप श्योर नहीं हो कि कैश फ्लोज कितने होंगे, कोई कैसे होगा, तो एक होता है कि आप फ्यूचर कैश फ्लोज पे अलग अलग सेंसिटिविटी एनालिसिस के साथ बना दो कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इतने कैश फ्लो, मॉडरेट इतने, एवरेज या पेसिमिस्ट एस्टिमेट इतना, और सबको वेट दे दो। जैसा अपन एग्जाम हॉल से आने के बात करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा 45 आ जाएंगे, कम से कम 38 आएंगे, एवरेज लग रहा है 40 आएंगे। फिर आप बोलो चांसेस कम से कम आने के कितने, 20%, ज़्यादा से ज़्यादा आने के 10%, और 70% क्या है एवरेज आने के। तो इसके हिसाब से जो आपने वेटेड एवरेज कैश फ्लो निकाले हैं, इसे कहते हैं क्या, डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक। बट इसकी बजाय आप कैश फ्लो एक लेके अलग अलग डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज कर सकते हो, विच इज नोन एज प्रोबेबिलिटी बेस्ड डिस्काउंटिंग फैक्टर। ऑब्वियसली बात है, ये वाली प्रेफर्ड है जिसमें कैश फ्लोज में प्रोबेबिलिटी का वेट देके आप एवरेज कैश फ्लो पे एक डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज करें। नेट सेलिंग प्राइस अगेन इज फेयर वैल्यू लेस डिस्पोजल कॉस्ट, और डिस्पोजल कॉस्ट में अगर कोई भी आपकी DSR कॉस्ट है वो सब माइनस करना होगी। ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा जब भी आप निकालेंगे इंपेयरमेंट लॉस तो यू विल टेक हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, भले ही आपका इंटेंशन कुछ भी हो। हाँ, अगर एंटिटी बिजनेस में इस असेट को यूज करने ही नहीं वाली है, ये तय हो चुका है, यानी नाउ इट इज नॉट टू बी यूज्ड एट ऑल, और अब आप उसे सिर्फ बेचने वाले हो, तो फिर इस केस में इसका रिकवरेबल अमाउंट विल नॉट बी हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस, इट विल बी नेट सेलिंग प्राइस ओनली, क्योंकि इसमें यूज करना ही नहीं है तो फ्यूचर कैश फ्लोज है ही नहीं। और इसी कारण से इसको यहाँ से उठा के फिर इंडेस 105 में डाल दिया जाएगा इफ इट इज अ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल। कंपनी की एक मशीन है 100 रुपए की, और उसने डिसाइड किया है कि इसको स्क्रैप कर रहा है, यानी हेल्ड फॉर सेल भी नहीं है, ये डिस्पोज ऑफ करेगा, और 1 रुपया भी इससे रिकवर नहीं होगा, उल्टा 20 रुपए कॉस्ट स्क्रैपिंग की लग जाएगी। तो बताइए इस पे इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक होगा। कैरिंग अमाउंट है 100, वैल्यू न्यूज है 0, नेट सेलिंग प्राइस है 0 - 20 यानी -20। इंडेस कहता है रिकवरेबल अमाउंट कभी भी 0 से नीचे नहीं होगा, तो 0 रिकवरेबल अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट 100 है, तो इंपेयरमेंट लॉस 100 होगा। रही बात ये 20 रुपए जो आपको लगेगा खर्चा, अगर आप इसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो, यानी कि कहीं आप इसको गाड़ दोगे, उसकी कॉस्ट है। इसे प्रोवाइड फॉर करना है, यानी ये इंडेस 37 में अगर ये ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन में आता है, लाइबिलिटी की डेफिनेशन में, कि आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते, तो आप अभी प्रोवाइड फॉर करो, बट नॉट एज एन इंपेयरमेंट लॉस, बट इंडेस 37। एक और चीज़ ध्यान रखना कि इंपेयरमेंट इंडिकेशन बेस्ड होता है। तो ताज होटल्स की कई सारी होटल में, रशिया में जो होटल है उसमें इंपेयरमेंट इंडिकेशन आया, तो सिर्फ रशिया की होटल पे इंपेयरमेंट चेक करना है। वहाँ एक ही होटल है, 1 पे करो, 5 है 5 पे करो, बाकी वर्ल्ड में जितनी भी होटल है उस पर चेक करने की जरूरत। तो ऐसा इंपेयरमेंट चेक इज नॉट एंटिटी वाइज, इट इज एक्चुअली डन असेट वाइज। तो इस तरह से अगर आपका कोई भी इंडिविजुअल असेट है तो उस पर इंपेयरमेंट चेक कैसे करोगे, उसका डिप्रिसिएशन लगा के अमाउंट निकाल लो, फिर रिकवरेबल अमाउंट निकाल लो, हायर ऑफ वैल्यू न्यूज और नेट सेलिंग प्राइस या नेट फेयर वैल्यू बोलना चाहिए, और देख लीजिए कोई लॉस है क्या। अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो इमीडिएटली बुक कर दो। कैसे, इंपेयरमेंट लॉस टू पीपी या प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, जो पीपी से माइनस होकर दिखाएंगे, और उस इंपेयरमेंट लॉस को पीआरएल में ट्रांसफर कर दीजिए। बस एक एक्सेप्शन है कि अगर उस असेट के ऊपर जिस पे इंपेयरमेंट लॉस बुक किया, अगर कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो फिर आप पहले इंपेयरमेंट लॉस रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ। तो हमेशा ध्यान रखना कि रिवैल्यूएशन रिजर्व कहीं पर भी आएगा, बैलेंस होगा तो इंपेयरमेंट लॉस पहले उससे सेट ऑफ होएगा, एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस को छुआ तो पीआरएल में जाएगा। कोई गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको मिलनी है इंपेयरमेंट लॉस के अगेंस्ट कंपनसेट करने की बात की है, तो जब तक सर्टन नाउ बुक ना करें, इंडेस 20 लगेगा, ये नहीं लगेगा। इसके ऊपर एज सच बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सही मामला इस इंडेस का शुरू होता है यहाँ से, विच इज द कैश जनरेटिंग यूनिट। मैं इनोवा चला रहा हूँ तो वो अपने आप में कैश जनरेटिंग यूनिट है कि इंडिविजुअल एसेट मुझे पैसे कमा के दे रहा है, पर वहीं पर मेरी एक फैक्ट्री है जिसमें लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीन है, फर्नीचर है, फिक्चर्स है, इक्विपमेंट्स है, IT इक्विपमेंट्स है, कंप्यूटर एसेट्स है, ये सब मिला के वो फैक्ट्री चल रही है और आउटपुट निकाल रही है और पैसे कमा रही है। इस केस में मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि मैं इंपेयरमेंट चेक लैंड का या बिल्डिंग का या मशीन का अलग से नहीं कर सकता, क्योंकि ये कलेक्टिवली कैश जनरेट कर रही है।
तो इंडेस कहता है कि जब कोई इंडिविजुअल एसेट केपेबल नहीं है इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट करने के लिए तो इसे कैश जनरेटिंग यूनिट कहा जाता है। सॉरी, तो फिर उस केस में हम स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट पर जाते हैं जो केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंटली जनरेटिंग कैश फ्लोज। So what is a cash generating unit? It is the smallest group of identifiable assets which are capable of generating independent cash flows. तो मुझे मालूम है कि मेरी लैंड अकेली या मशीन अकेली या फैक्ट्री की इक्विपमेंट्स अकेले या बिल्डिंग अकेली रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकती है, ये सब कलेक्टिवली मिलके ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो ये सारी एसेट्स टेकन टुगेदर विल बी ट्रीटेड एज वन। एक इंपॉर्टेंट इसमें एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ आपसे कि सपोज हमारी कंपनी को बसेस चलाने का लाइसेंस मिला है सरकार से और 3 रूट पर मेरी बसेस चलाने का मुझे लाइसेंस मिला है, पर लाइसेंस एक ही है जिसमें 3 रूट में चलाया जाता है और उस लाइसेंस की कंडीशन है कि बसेस तीनों रूट पर ऑपरेशनल होना चाहिए क्योंकि सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में बसेस का लाइसेंस बांट रही है, तो वो चाहती है कि हर जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी हो। तो अगर आपको लगता है एक रूट प्रॉफिटेबल नहीं है, बंद करना है, तो आपको तीनों रूट बंद करना पड़ेंगे। आपकी तीनों बसेस चल रही है, तीनों का रेवेन्यू और कॉस्ट अलग अलग निकाली जा सकती है, सबके खर्चे और सबकी इनकम अलग अलग है, फिर भी ये तीनों बसेस अपने आप में 3 अलग अलग सीजीयू नहीं है, ये तीनों मिला के एक सीजीयू है बिकॉज दे आर नॉट केपेबल ऑफ जनरेटिंग इंडिपेंडेंट कैश फ्लोज। You can estimate their cash flows independently, but they cannot generate it independently. So what is cash generating unit? The smallest group of identifiable asset capable of generating independent cash flow is referred to as cash generating. Smallest group क्यों लिया जाता है? For the simple reason ताकि हमें क्या ना करना पड़े। अगर आप लार्जेस्ट ग्रुप लोगे या लार्जर ग्रुप लोगे तो उसमें एक प्रॉब्लम ही आएगी, और क्या प्रॉब्लम आएगी कि लेट्स से मुझे 2 शहर में, एक मुंबई और एक दिल्ली में लाइसेंस मिला है बस चलाने का, 3 बस दोनों जगह एक लाइसेंस है जिसमें तीनों चलानी है, तीनों बंद करनी। मुंबई वाला बहुत प्रॉफिटेबल है, दिल्ली वाला काफ़ी लॉस मेकिंग है। अब अगर मैं इंडिपेंडेंटली दोनों में चेक करूंगा तो दिल्ली में इंपेयरमेंट लॉस आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा। पर अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करके करूंगा तो मुंबई इतना प्रॉफिटेबल है कि ओवरऑल मेरे दोनों सीजीयू मिला के लॉस नहीं है। अब आप एक बात बताओ, आपकी 2 इन्वेंट्री है, दोनों की कॉस्ट 100 रुपये, एक 80 में बिकेगी और एक 120 में। क्या आपको दोनों इन्वेंट्री अलग अलग, अगर वो कैटेगरी ऑफ इन्वेंट्री है, सेपरेट क्लास ऑफ गुड्स है, तो क्या आपको टोटल 200 रुपये कॉस्ट और 200 एनआरवी है इसलिए कोई लॉस बुक नहीं करना, ऐसा करना है? या इंडिविजुअल सेम इसी लॉजिक से हर वो कैश जनरेटिंग यूनिट जो अपने आप में इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट कर सकता है उस पर आप अलग से इम्पेयरमेंट चेक करोगे, उसको दूसरों के साथ क्लब करके चेक नहीं। इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ आइडेंटिफाइबल असेट। इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी होना चाहिए, ध्यान रखना, एस्टिमेट कर पाना और जनरेट कर पाने में फ़र्क है। बसेस के केस में सबका इंडिविजुअली एस्टिमेटेबल है बट इंडिविजुअली जनरेट नहीं कर सकते, तो तीनों बस कंबाइन होकर एक है। अगर एक लाइसेंस की कंडीशन है कि चलाना है तो तीनों, नहीं तो एक भी नहीं। अगर आपका कोई कैप्टिव सीजीयू है, यानी कि आपके लिए फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो 100% कैप्टिव यूज में जाती है, तो क्या वो सीजीयू हो सकता है? तो अगर आपको लगता है कि आप उसका पूरा आउटपुट मार्केट में बेच सकते हो तो आप उसे इंडिपेंडेंट सीजीयू मान सकते हो, भले ही उसको एक्चुअल में आप उसको सेल नहीं करें। हालांकि रेयर होगा पॉसिबिलिटी, बट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी। चलो, अब मैंने क्या किया, ग्रुप ऑफ एसेट्स ले लिए, माना ये इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो इंडिविजुअली नहीं जनरेट कर सकते, कलेक्टिवली कर सकते, तो इन सारी एसेट्स का कैरिंग अमाउंट ले लिया और टोटल उस फैक्ट्री की सारी एसेट्स का कैरिंग अमाउंट कंपेयर कर लिया उस फैक्ट्री के रिकवरेबल अमाउंट के, कि फैक्ट्री एज अ होल बेचूंगा तो नेट सेलिंग प्राइस क्या आएगी और यूज करूंगा तो फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी। दोनों में जो ज़्यादा हुआ रिकवरेबल अमाउंट हो गया, सपोज वो कैरिंग अमाउंट से कम आया तो इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। अब लॉस कैसे अलोकेट होगा, दैट इज अनदर बिग क्वेश्चन। तो अलोकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड, जिसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। इम्पेयरमेंट लॉस का अलोकेशन करने के लिए एक फैक्ट्री है जिसके अंदर मेरी लेट्स से फैक्ट्री की असेट 1 2 3 4 4 अलग अलग असेट्स है, एक प्लांट एंड मशीन, एक लैंड, एक बिल्डिंग, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल ये हमारी लैंड है, ये हमारी बिल्डिंग है, ये हमारी प्लांट एंड मशीन है और ये हमारी अदर असेट्स है। सारी नॉन करंट असेट्स है जो इंडेस में कवर होती है। इन सब का अगर मैं टोटल लगाता हूँ 5 3 8 और 1 9 और 1 10 कैरिंग अमाउंट है। क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि इनकी वैल्यू इन यूज 8000 है और नेट सेलिंग प्राइस 900 है, तो रिकवरेबल अमाउंट दोनों में जो भी ज़्यादा है वो 900 है। इस लॉजिक से इम्पेयरमेंट लॉस मुझे निकालना पड़ेगा 900 रुपीज़ का। प्रॉब्लम यह है कि आई कैन पास इम्पेयरमेंट लॉस एंट्री डेबिट टू व्हाट। मैं अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस अगर कर दूंगा 900 रुपये का और ये पीआरएल में डाल दूंगा, सवाल यह है कि ये प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉस किस एसेट से रिलेटेड है? डज इट रिलेट्स टू FA1, FA2, FA3 और FA4?
क्या अलोकेशन ज़रूरी है? एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि इन सबकी लाइफ अलग अलग होगी। अगर ये पूरा इम्पेयरमेंट लॉस इससे रिलेटेड है तो आगे जाके इस पे डेप्रिसिएशन कम लगेगा, बाकी सब पे जो अभी लग रहा है वही लगेगा। अब इसकी लाइफ अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 साल की है तो डेप्रिसिएशन जो हम चेंज करेंगे आगे 10 साल पे इम्पैक्ट जाएगा। बाकी सबकी लाइफ अगर 2 साल की है तो 2 साल में डेप्रिशिएट हो रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना कि इम्पेयरमेंट लॉस किस असेट से कितना रिलेटेड है। आप बताइए, अगर आपके पास 3 कॉस्ट इनकर करने वाले यूनिट है और आपको लगता है लॉस आया और आपको बांटना है, तो आप किस रेशियो में बांटोगे? ऑब्वियस सी बात है, जिसकी पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही है उसमें लॉस ज़्यादा अलोकेट होगा। यानी कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स इज यूज्ड फॉर अलोकेटिंग द इम्पेयरमेंट लॉस। तो ये 900 का लॉस आपको किस रेशियो में अलोकेट करना चाहिए? आइडियली यू शुड अलोकेट दिस इम्पेयरमेंट लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:1:1, which is nothing but the ratio of carrying. बट नॉर्मली आप सोचो लैंड जैसी एसेट तो यार अमटाई इनफैक्ट इम्पेयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लैंड इंडिविजुअली बेचते हो तो इसकी मार्केट वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो बढ़ती है, पर इस लॉजिक से इम्पेयरमेंट लॉस इस पर बुक हो जाएगा। तो इस कारण से कहते हैं कि आप एक काम करना, allocate impairment loss in ratio of carrying amount, but remember that do not allocate any impairment loss to any asset which is already having its recoverable amount equal to or more than the carrying amount. कोई भी ऐसी एसेट है जिसका खुद का रिकवरेबल अमाउंट उसकी कैरिंग अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा है तो उस पर कोई इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट। क्यों? क्योंकि वो दोषी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। सेकेंड, बची हुई एसेट पे कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांट दो, और उसमें भी बांटो तो कभी भी ऐसा इतना ज्यादा इंपेयरमेंट लॉस मत बांट देना कि आपका असेट का कैरिंग अमाउंट पे लॉस बुक करने के बाद उसका कैरिंग अमाउंट उसके रिकवरेबल से भी नीचे हो जाए। यानी जब भी लॉस बांटो तो एक बात का ख्याल रखना कि अगर असेट का इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट पता है तो उससे नीचे मत ले जाना असेट। अब हो सकता है दोस्तों कि लैंड और बिल्डिंग के रिकवरेबल अमाउंट आपको अलग से पता हो। इंडेस कहता है कि नॉर्मली जब सीजीओ एज ए होल का आपके पास रिकवरेबल अमाउंट होगा, क्योंकि इंडिविजुअली हर एसेट कोई कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, तो आप इंपेयरमेंट चेक सीजीओ एज ए होल पे कर रहे हो। पर सकता है इंडिविजुअल एसेट की नेट सेलिंग प्राइस अवेलेबल हो, वैल्यू इन यूज ना हो, क्योंकि वो अलग से कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही है, पर बेच सकते हो, तो उसकी नेट सेलिंग प्राइस को ही आप उसका रिकवरेबल अमाउंट मान सकते हो। यानी इफ यू डोंट हैव बोथ अवेलेबल देन व्हाटएवर इज अवेलेबल विल बी द रिकवरेबल अमाउंट। तो उस लॉजिक से क्वेश्चन में ये 2 रिकवरेबल अमाउंट दिए हुए। अब आप बताइए किसका रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी उसके कैरिंग अमाउंट के बराबर या उसके ज्यादा है? लैंड का। तो इसमें कोई इंपेयरमेंट लॉस अलोकेट। तो अब किसमें लॉस अलोकेट हो सकता है? लॉस कैन नाउ अलोकेटेड बिटवीन द अदर एसेट्स। इसका तो इंपेयरमेंट लॉस रिकवरेबल अमाउंट पता ही नहीं है और इसका पता ही नहीं है, तो इसमें तो 5000 1000 पूरा हो सकता है, इसमें मैक्सिमम 200 हो सकता है, और इसमें एज सच देयर इज नो लिमिट, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है। ये 2800 है, ये एज सच 1200 है, और ये। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो सबसे पहले आप लिख दो कि मैक्सिमम इंपेयरमेंट लॉस कितना अलोकेट हो सकता है। तो यहाँ पे देयर इज नो लिमिट, पूरा अलोकेट हो सकता है। यहाँ 200 की लिमिट है, यहाँ कोई इंपेयरमेंट लॉस नहीं हो सकता, और यहाँ कोई लिमिट। अब आप इस इंपेयरमेंट लॉस को बांटोगे इन द रेशियो ऑफ 5:3:0:1। 5 3 8 और 1 9। इसका मतलब इसमें जाएगा 500, इसमें जाएगा 300, इसमें कुछ भी नहीं जा सकता, और इसमें जाएगा 100। पर प्रॉब्लम कहाँ पर आ जाएगी? यहाँ पे 300 अलोकेट नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 200 है, क्योंकि इसके रिकवरेबल अमाउंट 2800 है, तो आप 200 से ज़्यादा लॉस बुक नहीं करोगे। तो इसके लिए ये 100 का इंपेयरमेंट लॉस यहाँ से आप वापस से शिफ्ट कर दोगे किस में? रिमेनिंग एसेट्स में। किस रेशियो में? 5:1 के रेशियो में। तो एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस विल बी रीअलोकेटेड इन द रेशियो ऑफ 5:2। इसका मतलब यहाँ पे कितना इंपेयरमेंट लॉस आपका अलोकेट हो जाएगा? डिवाइड बाय 6, तो दिस विल बी लाइक 83 एंड लेट्स से 17। तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस, तो ये यहीं पे लिख देता हूँ, 83 और 17 का लॉस आ गया। अब आप देख लीजिए इससे टोटल इंपेयरमेंट लॉस आपका कितना अलोकेट हो गया है? 583 इस पे, 200 इस पे, 0 इस पे,
और 117 इस पे। कहीं पे भी मैंने इम्पेयरमेंट लॉस जितना मैक्सिमम बुक करना था उससे ज़्यादा नहीं किया। और टोटल इम्पेयरमेंट लॉस मेरा कितना बुक हो गया? 500, 600, 700, 800, 900, 900 इतना ही बुक कर। कभी ऐसा होता है कि सबके रिकवर अमाउंट थोड़े ज़्यादा होते हैं तो लॉस बुक नहीं हो पाता किसी में भी, तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं, ऐसा भी इंडेक्स कहता है, विच इज़ रेयर। तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आपका इम्पेयरमेंट लॉस बुक करने के बाद क्या होगा? 5000 अगर ये ए है और ये बी है तो इट विल बी, सॉरी इफ दिस इज बी सो इट विल बी ए माइनस बी। और ए माइनस बी कितना आ रहा है दोस्तों? 5000 माइनस 583 विच विल बी 4417। 3000 माइनस 200 इट विल बी 2800। 1000 माइनस 1000 माइनस 117 विल बी 880। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका। इस तरह से आपको इम्पेयरमेंट लॉस एलोकेट करना है, एंड दिस इज बेसिकली द रूल व्हिच हैज बीन डिफाइंड। अब एक लंबी गहरी सांस ले लो दोस्तों और उसके बाद गुडविल शुरू करेंगे। कहानी समझो दोस्तों। बायजूस आया अपने पास और बोला, क्यों सार्थक सर फास्ट को बेचोगे? हमने बोला देखो भैया हमारी ज़रूरतें कम है इसलिए अपने ज़मीर में दम है। सॉरी, हमने बोला अरे एक बार बात कर लेते हैं, कुछ नहीं तो बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एक्सपीरियंस ही हो जाएगा आपको। ये बात मुझे पसंद आई, मैंने बोला लेट्स डू इट। बातों में फंस गया मैं उनकी। उन्होंने ऑफर दिया कि भाई बताइए आपका फास्ट का बिजनेस हम एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई कीमत लगाओ क्या है? उन्होंने बोला भाई आपकी एसेट्स लाइबिलिटी बताओ। हमने बोला लाइबिलिटी है नहीं हमारे पास कोई भगवान की दया से, और एसेट थोड़ी बहुत है। तो उन्होंने चिट्ठा निकाला पन्ना, बोली बैलेंस शीट, और वो सारी एसेट्स ली। लेट्स से उसमें कोई ज़मीन आ रही थी, 10 करोड़ ज़मीन की कीमत थी। अब क्योंकि वो कंपनी खरीद रहे हैं तो सारी एसेट उनके पास जा रही है। तो इस तरह से उन्होंने सारी एसेट्स का टोटल लगाया और उन्होंने टोटल लगा के कहा कि भाई इन सारी एसेट्स का टोटल लेट्स से 25 करोड़ होता है, ये 25 करोड़ रखो, कंपनी आपकी हमारी। हमने बोला मेरे भाई 25 करोड़ रुपए तू मुझे दे रहा है मेरी कंपनी के लिए, इतने में तो मैं मार्केट में एसेट बेचूंगा तो मुझे पैसे ऐसे ही मिल जाएंगे, मैं क्यों बेचूं? तो उन्होंने बोला भाई आप हमारे आइए आइए और बढ़िया पढ़ाइए और उसके आपको पैसे भी देंगे। मैंने बोला भाई वो तो हम फ्यूचर में जो सर्विस दे रहे हैं उसका पैसा है। तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं? मैंने बोला यार भैया 25 ये है तो 50 करोड़ तो बनता है। बायजूस ने बोला 50 करोड़ नहीं, छोटा अमाउंट है। उसने बोला चलो डन। मैंने बोला है, मान गया ये तो? हम बोला चलो ठीक है। उसने बोला क्या आप खरीदना है? हम बोला अरे अपन तो सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे थे ना। उसने बोला नहीं, अपना भी मन फिसल गया, इतने पैसे मिल रहे हैं। मैंने बोला कहाँ बुराई है, दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा फिसलता है जी। तो आप समझो कि अगर फास्ट बायजूस एक्वायर कर ले 50 करोड़ रुपए में, नहीं एग्जाम्पल तो मेरा उल्टा लेने की इच्छा हो रही थी, ज़्यादा हो जाता है इसलिए समझ लो अभी ऐसे। तो जो 25 करोड़ रुपीस बायजू एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है वो किसके लिए दे रहा है? इसकी गुडविल के लिए। बायजूस ने बोला हमारे सी स्पेस में कोई काम नहीं है, आप आओगे और आपके थ्रू ही काम करेंगे। और उसने काम करना शुरू किया और भयंकर लॉस ही, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। 2-3 साल खूब मेहनत करी पर कोई प्रॉफिट नहीं। अपन भी जब वहां पर गए तो एकदम आराम वाले हो गए, बोले यार काय की मेहनत हो गई बैच, फिर आराम करो। क्या डाउट सॉल्विंग, क्या पावर, क्या मोर, क्या रिवीजन, क्या क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज, कौन करता है इतना? रिलैक्स। प्रॉफिट कम होने लग गए, उनको इम्पेयरमेंट चेक करने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने 50 करोड़ में एसेट खरीदी थी, 3 साल हो गए, थोड़ी बहुत डिप्रिशिएट हो गई। गुडविल तो खैर 25 की 25, 25 की 25 पे मोटाइज हो जा नहीं है, तो ये सब नेट होके 40 करोड़ पे अभी भी एसेट आ रही थी। उन्होंने रिकवरेबल अमाउंट निकाला तो निकल के आया मुश्किल से 10 करोड़। 30 करोड़ का उसको इम्पेयरमेंट लॉस बुक करना है। आप बताइए सबसे पहले किससे बुक करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है गुडविल। वो गुडविल ही क्या जो ज्यादा पैसे कमा के नहीं दे पाए, या तो एसेट का ही पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। तो गुडविल के केस में लॉजिक सिंपल सा होता है दोस्तों कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर गुडविल है तो इम्पेयरमेंट लॉस का अगर इंडिकेटर आता है तो अपन इम्पेयरमेंट चेक करते हैं, और चेक करते हैं तो लॉस आता है, तो लॉस आता है तो सबसे पहले उस लॉस को किससे बुक करने का? गुडविल सेट ऑफ करने। तो इधर क्या है, उनकी कैरिंग अमाउंट जो टोटल आ रहा है उसमें लेट्स से जो पीपी आ रही है, असेट्स आ रही है, उसका कैरिंग अमाउंट 10 है और लेट्स से 15 है। गुडविल उन्होंने 25 में ली थी, टोटल 40 है और रिकवरेबल अमाउंट 30 लग रहा है। ओ सॉरी 10 लग रहा है ना, क्या लिया था अपन एग्जाम्पल में? 10। इम्पेयरमेंट लॉस हो गया 30। तो ये लॉस सबसे पहले आप किससे राइट ऑफ करोगे? तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 30, फर्स्ट राइट ऑफ द फुल गुडविल, खिसक्या। और बचा हुआ जो 5 है वो किससे? तो पीपीज बहुत सारी होंगी, तो वो सारी पीपीज या जो आपकी कैश जनरेटिंग यूनिट्स की एसेट है उनके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में उनमें अलोकेट
सपोज अगर इम्पेयरमेंट लॉस 20 का ही आता तो बस गुडविल में बुक कर देते और कोई भी पीपी में इम्पेयरमेंट लॉस बुक नहीं करते। तो नंबर 1, जब भी गुडविल है और इम्पेयरमेंट लॉस है तो इम्पेयरमेंट लॉस पहले गुडविल से शट ऑफ होगा। सेकेंड, आप अभी कह रहे थे सर जब इम्पेयरमेंट इंडिकेशन है तो इम्पेयरमेंट चेक किया जाएगा, तो गुडविल को इम्पेयरमेंट चेक हर साल करना कंपलसरी है, क्योंकि उसको अमोर्टाइज नहीं करते इंडेस में, इसलिए उसका इम्पेयरमेंट चेक करना अनिवार्य है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि गुडविल जो हमने पे करी है वो कॉस्ट पे आजीवन कैरी होती रहे और उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो जाए और हमें पता ही ना पड़े। ये सिंपल गुडविल का डिस्कशन हो गया खत्म। गुडविल में क्या करना है, सीजीओ की एसेट में या जो भी बिजनेस में आपने लिया है उसके साथ जोड़ दो, चेक करो, लॉस आया बुक करो, खत्म। पहले गुडविल राइट ऑफ करो, उसके बाद में आगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सपोज उन्होंने हमारी कंपनी को एब्सॉर्ब करने की बजाय हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई हम आपकी कंपनी में आपका स्टेक बरकरार रखना चाहेंगे ताकि आपका भी इंटरेस्ट बना हुआ रहे आगे भी काम करने का अच्छे से। तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ओनली एक्वायरिंग 60% और 80% स्टेक इन योर कंपनी, 20% स्टेक विल स्टिल बी विथ यू and Fast Limited will remain as it is Fast Limited. We will acquire 80% shares from you and we will pay you this much amount. और बायजूस अपनी बुक में क्या करेगा, अपनी बुक में कहीं ना कहीं वो इस तरह का क्या बुक कर लेगा दोस्तों, तो बायजूस इन देयर ओन बुक्स वुड बी बुकिंग सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन फास्ट लिमिटेड और कंसोलिडेट में सारी एसेट लाइबिलिटी लेके जो भी ज्यादा पैसा दिया है वो गुडविल बुक करे। वहां पे गुडविल बुक करते समय इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो एनसीआई है, जो 20% शेयर मेरे पास है, वो उसे कितने पर मेजर कर रहा है। कितने पे मेजर कर रहा है इसका मतलब एनसीआई को अगर वो फेयर वैल्यू पे मेजर कर रहा है तो गुडविल पूरी आ रही है, पर अगर वो मुझे प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट पे मेजर कर रहा है तो गुडविल पूरी नहीं आ रही है, सिर्फ 80% के बराबर की गुडविल आ रही है। तो इसका इंपेयरमेंट टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो अब अगला डिस्कशन हमें करना है कि अगर इंपेयरमेंट टेस्ट हम कर रहे हैं और एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर नहीं किया गया है तो क्या होगा। पहले समरी देखिए, फिर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सेट करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस पूरे इंडेक्स का। कूल, अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट पर मेजर हुई है तो जब आप इंपेयरमेंट लॉस गुडविल पे टेस्ट करो तो सबसे सही तरीका है कि आप एनसीआई को भी फेयर वैल्यू पे मेजर कर दो। इसका लॉजिक नहीं दे रहा हूं अभी, लॉजिक के लिए क्लास में आना, अभी मुद्दे की बात समझ लो, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होएगा। अगर एनसीआई पीएसएनए पे है ना तो आप रीमेजर करना गुडविल बाय टेकिंग एनसीआई एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू अगर दी है तो ले लेना, पर ऑब्वियस सी बात है दी नहीं होगी, क्योंकि होती तो अपन फेयर वैल्यू पे ही मेजर करते हैं। तो जो पीसी का रेट है उसी रेट से एनसीआई निकाल लेना प्रो रेटा बेसिस पे। भले ही पीसी में कंट्रोल प्रीमियम होता है, पर अब आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यही करेंगे। फुल वैल्यू से गुडविल आ जाएगी तो गुडविल ऑब्वियसली पी एनसीआई जितनी थी उससे ज्यादा आएगी, अगर तो गुडविल भी बढ़ जाएगी। फिर आप गुडविल रीस्टेट करने के बाद, एनसीआई को फेयर वैल्यू पे निकालने के बाद, उस पर्टिकुलर कंपनी के सारे असेट्स प्लस रीस्टेटेड और रिवाइज्ड गुडविल के रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करके लॉस निकालना। सबसे पहले लॉस किससे एलोकेट होगा, गुडविल से। अब आप बताइए क्या हो रहा है, फास्ट लिमिटेड के इंपेयरमेंट लॉस बुक कर रहा है कौन, बायजूस कंसोलिडेटेड में। तो ऑब्वियसली बात है कि फास्ट लिमिटेड में लॉस बुक होएगा तो उसका 80% इंपैक्ट बायजूस को आएगा और 20% इंपैक्ट मुझे आएगा, क्योंकि मेरे पास भी इसके शेयर। तो बायजूस पूरा का पूरा लॉस अपने प्रॉफिट से माइनस नहीं करेगा, एलोकेट करेगा। गुडविल में जो इंपेयरमेंट लॉस आएगा उसे प्रोरेटा बेसिस पे एनसीआई का जो शेयर है उसमें एलोकेट होगा और पेरेंट का शेयर पेरेंट में एलोकेट होगा। बस फिर आप एनसीआई का ये शेयर इग्नोर कर दो। क्यों, क्योंकि एनसीआई एक्चुअल में फेयर वैल्यू पे नहीं होती, पीएसएनए पे होती, प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट्स पे। तो एनसीआई ऑलरेडी कम आती है, आपने पहले बढ़ाई फिर लॉस बुक करा और उसे इग्नोर कर दिया, तो ना बढ़ी ना घटी, ऐसा हो गया। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझने की कहानी अलग है, उसके लिए फिर अपने क्वेश्चन आंसर की जो सोल्यूशन सीरीज है उसमें मैं बकायदा आपको लॉजिक बताऊंगा, देखना। अभी आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कैसे करना है, तो सिंपल है, आप एनसीआई को फेयर वैल्यू पे मेजर करके इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का निकाल के एनसीआई का रेट और पेरेंट के रेट में बांट के जो एनसीआई का उसको इग्नोर कर दो, पेरेंट का बुक कर। अगर इंपेयरमेंट लॉस गुडविल राइट ऑफ पूरा कर रहा है और ज्यादा लॉस है तो वो एक्सेस लॉस फिर सीजीओ एसेट से बुक होगा, उसमें एनसीआई और सब्सिडी दोनों, सॉरी पेरेंट दोनों का शेयर होगा, और वो एनसीआई का जो शेयर है वो बुक करना पड़ेगा, वो इग्नोर नहीं होगा। कितना भी कर ले, इसको सबसे सही तरीका समझने का एक क्वेश्चन लेके ही हो। तो लेट अस टेक वन पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन दिस टू अंडरस्टैंड इन केस कैसे अपन इसको असेस करेंगे। लेट्स सी दिस वन। सारा खेल ही दोस्तों किसका है, गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट लंबी डिस्कशन है इस इंडेक्स का। 80% शेयर बी लिमिटेड के 3200 पे एक्वायर किए, जिस दिन 3000 उसकी आइडेंटिफाइबल नेट एसेट थी और एनसीआई पीएसएनए पे मेजर की गई थी।
तो PSNA का मतलब 600 पे मेजर करी होगी NCI, 3200 रुपीज़ PC है, 3800 हो गया टोटल, 3000 की एसेट है, 800 की गुडविल आ गई, पर ये पार्शियल है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड पे कैरिंग अमाउंट 2700 हो गया, ठीक है, डिप्रिसिएशन वगैरह लगा होगा, तो जो अभी असेट्स आपकी 3000 की हो 2700 हो गई, ठीक है। और रिकवरेबल अमाउंट 2000 हो गया। इम्पेयरमेंट लॉस चेक करना है आपको, तो हर साल चेक करना ही पड़ेगा, गुडविल है तो इसलिए चेक करना है। और गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस जिसके CGU का वो पार्ट है उस पूरे CGU के साथ ही चेक होएगा, क्योंकि गुडविल अलग से कोई पैसा कमा के देती नहीं। क्या करना है बहुत ध्यान से समझो, मुझे इम्पेयरमेंट लॉस चेक करना है किसका, सब्सिडरी का, जिसमें जिसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 असेट है, गुडविल और अदर। गुडविल 800 की है और अदर 2700 की, टोटल 3500। इसका रिकवरेबल अमाउंट मात्र 2000 है, तो देयर हैज टू बी एन इम्पेयरमेंट लॉस। क्या होता है दोस्तों, अगर आप इन दोनों को कंपेयर कर लेते तो मामला बिगड़ जाता, क्योंकि ये रिकवरेबल अमाउंट क्या है, पूरा बिजनेस आज बेचोगे तो उसकी कीमत है, यानी इसमें फुल वैल्यू ऑफ गुडविल कंसिडर हो रही है, जबकि ये 3500 में फुल वैल्यू ही नहीं है। इस कारण से गुडविल को अपने को पहले क्रॉसअप कर, तो अगर NCI 600 पे मेजर PSNA से नहीं की जाती और फेयर वैल्यू पे मेजर करते, तो NCI कितनी होती, 3200, 80% का स्टेक है तो 20% कितना होगा, 800। तो NCI 200 रुपये से ज़्यादा आती तो ऑब्वियस सी बात है गुडविल भी 200 से ज़्यादा आती। तो आप क्या करिए, आप मान लीजिए कि आपकी गुडविल 3700 फुल वैल्यू और NCI 1000। इम्पेयरमेंट लॉस 1700 है। सबसे पहले गुडविल कितनी अपन ने रिकम्प्यूट करी है, 1000, तो 1000 का इम्पेयरमेंट लॉस किससे बुक होएगा, गुडविल से। और 700 किससे बुक होएगा, CGU की बाकी सारी एसेट से। इस 1000 का अलोकेशन क्या होगा, 800 और 200, NCI का 200, ये इग्नोर करना है, ये पेरेंट है, ये बुक करना है। और ये 700 का अलोकेशन क्या होगा, 80, 20, 560 और 140, ये NCI है और ये पेरेंट है, ये दोनों ही बुक करना है, इसमें कुछ भी इग्नोर। तो इस लॉजिक से आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू शो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा। तो आपका जो लॉस अभी दिख रहा है 1700, इसे आप जब बांटोगे तो 200 इग्नोर करो, तो टोटल 1500 का लॉस बुक। और ये 1500 का लॉस में से 800 गुडविल का, 700 अदर असेट्स का। ये जो 800 का गुडविल है का लॉस है, ये 100% लॉस कौन बियर करेगा बेटा, ये पेरेंट बियर करेगा। तो पेरेंट को कितना लॉस बियर करना पड़ेगा, 800 प्लस 560, और NCI कितना बियर करेगा, सिर्फ और सिर्फ 140। तो आपकी NCI अदरवाइज पहले कितने की आ रही थी, 600, उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे उसमें से 140 कम, ये ऐसे सॉल्व है। आप देख लीजिए, ये यहाँ पे आपको सोल्यूशन दिख रहा है। इम्पेयरमेंट लॉस पेरेंट टोटल कितना बुक कर रहा है, 800 और 560, और NCI 0 और 140, ये आंसर है। अब ये कहते हैं कि सपोज 2800 होता रिकवरेबल अमाउंट, तो क्या होता। तो देखो 3700 में 2800 है तो 900 ही होगा, ये 900 पूरा इम्पेयरमेंट लॉस किससे एडजस्ट होगा, गुडविल से। गुडविल 1000 की है। और अलोकेट कैसे होएगा ये, तो आप अलोकेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 800 और 200। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, इसको ऐसा करने की बजाय वी हैव टू से, भैया ये 900 का इम्पेयरमेंट लॉस है, 1000 मेरी गुडविल है, तो पूरा का पूरा किससे अलोकेट होगा, गुडविल से। तो 900 कितने में जाएगा, 20% आपका 180 NCI में, और 80% 720 पेरेंट में। पेरेंट का बुक कर दो, NCI का इग्नोर कर दो, तो NCI में कोई इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल का नहीं है, पेरेंट में और अदर एसेट्स में। ये बातों ही बातों में आपका क्या एडजस्टमेंट हो जाता है, किस तरह से आप क्या हैंडल करोगे दोस्तों गुडविल। कब, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल, ठीक है। आई होप ये क्लियर है सबको। तो गुडविल का इम्पेयरमेंट लॉस का जनरल रूल क्या है, एटलीस्ट एनुअली टेस्ट करना ज़रूरी है। इन स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है ना चेक की जाए। बिजनेस के रिकवरेबल अमाउंट से चेक करी जाती है, क्योंकि इसका खुद का कोई रिकवरेबल अमाउंट नहीं होता है। लॉस आता है तो पहले गुडविल से राइट ऑफ किया। अब कुछ स्पेसिफिक केसेस डिस्कस करते हैं। आप यूँ समझो कि मैंने लेट्स से BMW कंपनी खरीद ली,
क्या बात कर रहे हो सर, BMW गाड़ी नहीं रहे, कंपनी, छोटी बात मत कर, फेंकना ही है तो बड़ी फेंकू। तो वो BMW कंपनी की, लेट्स से फॉर एग्जांपल $100 बिलियन, जिसको अब मैं 100 बोलता हूँ, नेट एसेट्स की 100 आ रही थी वर्थ, और मैंने पूरी की पूरी कंपनी 130 में एक्वायर कर ली, 100% कंपनी एब्जॉर्ब कर ली, तो गुडविल कितने की आ गई? 30। अभी एक्चुअल में जब मैंने BMW एक्वायर किया है तो BMW के प्राइमरीली अगर आप देखें तो 3 बिजनेसेस हैं, एक गाड़ी, एक बाइक्स एंड एक साइकिल्स। वो जो किक में सलमान भाई ने साइकिल छोड़ी थी ना, वो BMW की थी। धूम में जो गाड़ी आमिर भाई ने चलाई थी, वो BMW। वो कार जिसमें अपन नहीं घूमते हैं, वो BMW की। 3 उनके बिजनेसेस हैं, कई सारे उससे रिलेटेड एसेट्स। अब सुनिएगा, क्या मुझे जो गुडविल मैंने पे करी है, तो $100 बिलियन की 130 बिलियन डॉलर में खरीदी, 30 मैंने क्या किया है, एक्स्ट्रा गुडविल का पे किया है। क्वेश्चन इज दिस 30 goodwill which I paid for the whole company of BMW, does that relates completely to cars or to bicycle business or to motorcycle business or relates to each of them, all of them? Indies कहता है कि when you acquire a business, the goodwill which you pay, it so may happen that that business could have multiple businesses, or that company could have multiple businesses, and that goodwill could be allocable to one of these businesses on some logical basis and not on arbitrary basis. तो अगर आपकी गुडविल अलोकेट है तो लेट्स अलोकेट इट। तो अगर क्वेश्चन में दिया जाता है कि भाई ये जो हमने खरीदा है बिजनेस, इसमें गुडविल हमने 30 की पे करी है, विच इज अलोकेबल इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग BMW कार्स को पहचानते हैं, लेट्स से उसकी गुडविल सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसका बिजनेस भी सबसे ज़्यादा बड़ा है, एंड देन इट इज मोटरसाइकिल्स एंड देन बाइसिकल्स। तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि ओके 130 वॉज द PC, 100 was the identifiable net assets, 30 is the goodwill. Let's allocate it to its 3 business: car, mopeds, and bicycles. In the ratio given in the question, 3:1, which will make 5, 15, 10, and 5. और फिर कार CGU पे मुझे इंपेयरमेंट चेक तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गुडविल का इंपेयरमेंट चेक अनिवार्य है। सिमिलरली मोपेड का भी, बाइसिकल का भी, सब पे इंपेयरमेंट चेक कर दूंगा, कहीं पे भी लॉस आएगा पहले गुडविल, बाद में CGU की एसेट से बुक कर, कितना आसान है, खत्म। और क्वेश्चन कई बार एग्जाम में क्या करता है, आपको बोलता है गुडविल इज अलोकेबल ऑन सम रैशनल बेसिस, पर बेसिस नहीं देता। तो क्या बेसिस आप अज्यूम करोगे? सुन लो ध्यान से, सबसे सही बेसिस होगा फेयर वैल्यू ऑफ असेट्स। तो जब आपने ये बिजनेस खरीदा था 130 के PC में, जिसमें 100 की आइडेंटिफाइबल नेट एसेट थी, उस दिन गाड़ी के बिजनेस के नेट आइडेंटिफाइबल एसेट की फेयर वैल्यू क्या थी? मैंने बोला उसकी फेयर वैल्यू थी 80 और बाकी 10-10 थी बाइक और साइकिल। तो आप 8:1:1 के रेशियो में बांट दीजिए, तो मोस्ट प्रेफर्ड तरीका है। तो मैनेजमेंट का गिवन है तो वो ले लो, नहीं तो फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। पर हो सकता है कि एक्विजिशन हुआ हो 10 साल पहले का, उस दिन की फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो और बोला है गुडविल अलोकेट करना है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा एक्सेप्ट जो तीनों CGUs में अलोकेट करना है आपको उसके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। इंडेस कहता है कि अगर उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दी है तो उसे मल्टीप्लाई कर देना। क्यों? क्योंकि जिसकी लाइफ ज्यादा उसमें गुडविल ज्यादा समय तक यूज होगी। तो रेट लेने के लिए कैरिंग अमाउंट इनटू द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का वेट ले लेना। तो इन रेशियो ऑफ कैरिंग अमाउंट पर यूजफुल लाइफ अगर दी हुई है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ CGU इनटू यूजफुल लाइफ। ये सिर्फ एक रेशियो है, जब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो गुडविल अलोकेट करने का, बाकी पूरा सिस्टम सेम रहेगा। पर सपोज मैं कहता हूं कि नहीं, मैं कोई भी लॉजिक से BMW की जो 30 की गुडविल दी है उसको कार, मोपेड्स और बाइसिकल डिवीजन में अलोकेट नहीं कर सकता, तो फिर कोई प्रॉब्लम। फिर उस केस में आपको इंपेयरमेंट चेक गुडविल का करना है। तो अब आप क्या करोगे, सुनो। नंबर 1, ये तीनों डिवीजन में किसी में भी अगर इंपेयरमेंट इंडिकेशन है तो आप उस पर इंपेयरमेंट चेक कर लो, गुडविल को साइड रखो, तीनों पे चेक कर लो। किसी में नहीं है, किसी में मत चेक, खत्म। और फिर उसके बाद आपको एक एक्स्ट्रा चेक करना पड़ेगा BMW का बिजनेस एज अ होल, जो अब मेरी कंपनी में,
जिसमें मैं इन तीनों के सारे सीजीयूज के कैरिंग अमाउंट ऐड करूंगा, टोटल गुडविल 30 की ऐड करूंगा, और ये तीनों डिवीजन आज मार्केट में बेचता हो तो इसका क्या रिकवर अमाउंट है वो निकालूंगा, और फिर उसके बेसिस पे मैं देखूंगा कितना इंपेयरमेंट लॉस है, और है तो पहले गुडविल, और गुडविल के बाद फिर इंडिविजुअल सीजीयूज की एसेट से एड करूंगा। वहां ध्यान रखूंगा ऑलरेडी कोई सीजीयू अगर रिकवरेबल अमाउंट ऑलरेडी उसका रिकवर अमाउंट कैरिंग अमाउंट के बराबर या उससे ज्यादा है तो एक्सेस इंपेयरमेंट लॉस इग्नोर कर दिया। तो अलोकेट नहीं होगा तो इस तरह से आपको हैंडल करना है। ये समरी दी हुई है, अलोकेबल टू सीजीयू है, इंपेयरमेंट टेस्ट आप उस सीजीयू के लेवल पे कर लो, मल्टीपल है तो उसके लेवल पे कर लो, नॉन अलोकेबल है तो उस केस में आप सीजीयू में इंपेयरमेंट इंडिकेशन है तो इग्नोरिंग गुडविल इंपेयरमेंट टेस्ट कर लो, उसके बाद सारे सीजीयू प्लस गुडविल को कलेक्टिवली बिजनेस एज ए होल का एक इंपेयरमेंट चेक कर लो। कंसोलिडेशन में क्या होगा वो मैंने आपको बता दिया, इसकी ये समरी दे दी है। अब इसके बेसिस पे नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया इन टर्म्स ऑफ गुडविल। ओके, let me give you one particular more question on this and this is one good very brilliant question जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो अपन ने डिस्कस करी हैं वो सब कवर हो जाएंगे। सन लिमिटेड एक एंटिटी है जिसकी बहुत सारी सब्सिडी है और ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर ईयर एंड पे 31 मार्च पे क्लोज करता है। 1 जुलाई पे इसने 80% इंटरेस्ट प्लूटो में एक्वायर किया, 8 लाख शेयर्स प्लूटो के एक्वायर किए, इशूइंग 2 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 5 एक्वायर्ड। फेयर वैल्यू उस दिन 4 रुपये पर शेयर थी और प्लूटो की 1.4, कॉस्ट ऑफ इशू 5% थी। रिजर्व से एडजस्ट हो गई है, गुडविल में ऐड नहीं होती है, ऐसे भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, ये पीआरएल में नहीं जाएगी, ये शेयर इशू से रिलेटेड है। खैर 1 लाख की लीगल कॉस्ट लगी है, पीआरएल में जाएगी। आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 1.3 मिलियन पे मेजर किए गए थे और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को इनिशियली फेयर वैल्यू पे मेजर किया, तो वो हमें ग्रॉसअप वाला एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत, इसके लिए मार्केट वैल्यू यूज़ की थी। कोई इम्पेयरमेंट 31 मार्च 2002 या 3 में नहीं आया। 3 कैश जनरेटिंग यूनिट थे इसके, जब प्लूटो को एक्वायर किया था। तो गुडविल अराइजिंग ऑन एक्विजिशन कुड रीजनेबली बी एलोकेटेड टू एबीसी ऑन 2:2:1 बेसिस। तो जो भी गुडविल आप निकालोगे वो 2:2:1 के रेशियो में बांट देना, और कैरिंग अमाउंट तीनों सीजीयू के और उनके रिकवरेबल अमाउंट अब आपको दिए हुए। तो आपको बोला गया कंप्यूट कैरिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, उसके लिए अब अपने को बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली अकाउंटिंग करना पड़ेगी कि भैया हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई क्या है, नेट एसेट्स कितने की, तो 260 गुडविल आ गई। अब ये निकल गया, समझ लो। सिर्फ क्या करना है, इस 260 को तुमको 2:2:1 के रेशियो में एलोकेट कर। तो कितना एलोकेट हो जाएगा, 104 104 52। तो ये दोनों मिला के अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 704 654। हालांकि इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा, और 502। इंपेयरमेंट लॉस कितना आ जाएगा इस हिसाब से, यहाँ पे कुछ भी नहीं क्योंकि रिकवरेबल ज़्यादा है, यहाँ पे 4 का, और यहाँ पर आएगा 102 का। पहले किससे एडजस्ट करोगे, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल से, तो ये 4 गुडविल से हो जाएगा और यहाँ 52 गुडविल, और बैलेंस सीजीयू एसेट से हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50। तो ये सब रिवाइज करने के बाद आपका फाइनल आंसर क्या होगा, रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या क्या आएंगे। सीजीयू ए पे कोई लॉस नहीं है तो 600 का 600, बी में कोई लॉस नहीं है तो 550 का 550 क्योंकि उसका पूरा गुडविल का है, सी में 50 का लॉस है तो ये 400, और गुडविल टोटल आपकी कितने की आ रही थी, तो आपने निकाली 260 की, जिसमें से इंपेयरमेंट लॉस 56 बुक हुआ है, तो ये हो गई 204 की। ये आपका फाइनली इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो 204 की गुडविल आ गई, ये इंपेयरमेंट लॉस गुडविल का आ गया, और ये इंडिविजुअल। ये 400 यहाँ पे इन्होंने आफ्टर राइटिंग डाउन लिया है। इंस्टीट्यूट क्या करता है, इंडिविजुअल सीजीयू में कोई इंपेयरमेंट लॉस आता है तो पहले बुक करता है, बाद में गुडविल का चेक करता है। ये वो वाला केस है जब आपकी गुडविल अलोकेबल है, रेशियो दिया हुआ है, तो आप किस इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस ले रहे थे, इसके क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में तो एग्जाम में आ सकते हैं, तो हल्के में मत लेना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई सब्सिडरी एक्वायर करी है और वो सब्सिडरी अपने आप में सीजीयू ही नहीं है। जैसे कि मैंने एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी एक्वायर कर ली, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी मेरी फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में मदद करेगी और मार्केट में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करेगी, मैं चाह के भी नहीं कर सकता। लेट्स से मैंने उसका लाइसेंस टू सप्लाई एक्वायर किया ही नहीं है क्योंकि उसकी बहुत कॉस्ट है। भाई अगर आप सेल्फ जनरेशन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो तो डेफिनेटली उसका लाइसेंस अलग होगा, और मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है वो फिर ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल है, किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला उस पर डिपेंड। तो मैंने जो कंपनी खरीदी वो मार्केट में बेच रही थी, उसका बिजनेस था, तो ये बिजनेस कॉम्बिनेशन है, पर मेरे लिए वो बिजनेस नहीं है, कैप्टिव यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस कॉम्बिनेशन की अकाउंटिंग कर ली, गुडविल वगैरह सब आ गई, पर अब प्रॉब्लम यह है कि वो अब सीजीयू वही नहीं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सीजीयू बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जर बिजनेस एज अ होल।
तो बिरला सीमेंट ने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खरीदी, बिजली लिमिटेड। तो ये बिजली लिमिटेड अब मेरे लिए सेपरेट सीजीयू नहीं है, ये बेसिकली मेरी फैक्ट्री का एक सेट ऑफ असेट है जो मिला के पूरा एक सीजीयू का एक भाग है। अब ऐसे केस में इंपेयरमेंट चेक कैसे किया जाएगा, ये वो डिस्कशन है। तो बिरला ने बिजली को एक्वायर किया, थर्मल पावर स्टेशन है, बिजनेस है, तो फैक्ट्री कोई भी बाहर नहीं बेच रहा है। हमने कंक्लूड किया है कि थर्मल पावर प्लांट सेपरेट सीजीयू नहीं है और ये ग्रुप का पार्ट है। 80% एक्वायर किया था, पीसी 1000 करोड़ था, एनसीआई पीएसएनए पे थी और आइडेंटिफाइबल नेट एसेट 1100 थी। गुडविल इसलिए हमने रिकॉर्ड करी थी इस लॉजिक से पार्शियल 120। साल के अंत में इम्पेयरमेंट चेक कर दें तो आप इसे फैक्ट्री 1 और 2 के अलावा कहीं अलोकेट नहीं कर पाओगे। किसको? गुडविल को। क्यों? क्योंकि गुडविल इज अ पार्ट ऑफ बिजली और बिजली इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू फैक्ट्री 1 एंड 2। तो इसका मतलब थर्मल पावर प्लांट मेरा बुक्स में इतने पे आ रहा है, गुडविल मेरी बुक्स में इतने पे आ रही है, फैक्ट्री 1 और फैक्ट्री 2 इतने पे आ रही है। इसमें ये दोनों अपने आप में सीजीयू हैं, ये ऑब्वियसली कोई सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट। अब आपको बोला है कि अब आप इम्पेयरमेंट लॉस निकाल के बताओ और उसे अलोकेट करो इंडिविजुअल सीजीयू में। ऑब्वियसली बात है, इसके लिए आई नीड द रिकवरेबल अमाउंट्स। तो आपको रिकवरेबल अमाउंट इंडिविजुअल दिया ही नहीं है, टोटल कोई दिक्कत नहीं है, अपन टोटल में चेक कर लेंगे। टोटल में 10,000, 120 और 9,000 को कंपेयर करा, ठीक है। तब ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले पार्शियल गुडविल में गुडविल को ग्रॉस अप किया जाता है। तो आई हैव टू ग्रॉस अप द गुडविल। तो एनसीआई को फेयर वैल्यू पे लाऊंगा, फेयर वैल्यू पे लाया तो ये गुडविल 150 हो। कैसे हो गई? सिंपल है, 120 80% के लिए थी तो 100% के लिए। इस हिसाब से 9,000 के अगेंस्ट में 1150 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। सबसे पहले 150 गुडविल और उसके बाद फिर ये तीनों से इन द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव कैरिंग अमाउंट 442 या 221। एनसीआई किस किस में लॉस बियर करेगा? तो गुडविल में करेगा और थर्मल पावर प्लांट में। क्यों? क्योंकि वो मैंने सब्सिडी जो एक्वायर की सिर्फ फैक्ट्री को पावर सप्लाई करने के लिए, इसे इग्नोर कर देंगे, इसे बुक कर देंगे। तो फाइनली इंपेयरमेंट लॉस कितना बुक होएगा? तो पेरेंट को 400, 400 और 160 यानी टोटल पेरेंट को देखा जाए तो 960 का इंपेयरमेंट लॉस तो बुक कर। पेरेंट का इंपेयरमेंट लॉस जो पेरेंट के पीओरएल में जा रहा है वो कितना हो रहा है? 400 प्लस 400 प्लस 160। और एनसीआई में जो लॉस जा रहा है वो कितना जा रहा है? सॉरी, 160 प्लस 120, ये भी पेरेंट का है। तो ये कितना हो जाएगा? 1080 पेरेंट में, और एनसीआई सिर्फ ये 40 बियर करेगी। तो इंपेयरमेंट लॉस 1120, ये 11। आराम से देखिएगा इसको, समझिए। नेक्स्ट, कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि आपने ये जो पावर प्लांट एक्वायर किया, समझो, विच वॉज अ पार्ट ऑफ द सीजीयू फैक्ट्री 1 एंड 2, हो सकता है कुछ समय बाद आप इस पूरे के पूरे पावर प्लांट को फैक्ट्री 1 में ही बिजली सप्लाई करने के लिए यूज़ करो। ऐसे केस में इंडेस कहता है कि फिर उस केस में गुडविल और वो सारी चीज़ें भी रिलोकेट हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि अब आप इसे थर्ड फैक्ट्री में भी यूज़ कर रहे हो, तो इस पावर प्लांट से अब इक्वल सप्लाई की जा रही है तीनों फैक्ट्री, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद से आपको रीऑर्गेनाइजेशन में क्या करना पड़ेगा? इम्पेयरमेंट चेक करोगे तो आप तीनों फैक्ट्री के साथ जोड़ के इसका इम्पेयरमेंट चेक करो। तो इंडेस कहता है कि कभी भी किसी भी केस में कोई बिजनेस आपने एक्वायर किया है और बाद में उसे रिस्ट्रक्चर किया जाता है और अब वो बिजनेस का पार्ट किसी दूसरे बिजनेस में चले गया है, तो जो प्रोपोर्शनेट उसकी गुडविल है वो भी वहां पर ट्रांसफर हो जाएगी, इज व्हाट आई एम सेइंग। सिमिलरली आपने कोई भी बिजनेस खरीदा और उसको पार्शियली बेच दिया, जैसे मैंने BMW का पूरा बिजनेस खरीदा और उसका साइकिल का बिजनेस मैंने बेच दिया, तो उसकी जो प्रोपोर्शनेट गुडविल है वो भी डी रिकॉग्नाइज होगी। क्योंकि मैंने गुडविल अलोकेट नहीं है, सॉरी, क्योंकि मेरी गुडविल पूरे के पूरे बिजनेस से रिलेटेड थी, which was car, mopeds and bicycles, and I've just sold the bicycle business। तो bicycle business का कैरिंग अमाउंट 1000 है, मैंने 1200 में बेचा, तो उससे रिलेटेड गुडविल भी प्रोपोर्शनेटली निकाल के डी रिकॉग्नाइज करना है और जो डिफरेंस है वही मेरा प्रॉफिट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, गुडविल को डी रिकॉग्नाइज किया तभी नहीं जाएगा जब आपकी सब्सिडरी पूरी बेची है या जो बिजनेस खरीदा पूरा बेचा है, पार्शियली भी बेचा है तो भी डी रिकॉग्नाइज। और दोस्तों आपने झंडे गाड़ दिए, अगर आपने ये समझ लिया है, आपको कोई पे भी कोई डाउट है तो रिपीट करके, मैंने एक एक शब्द ध्यान से यूज करके आपको बोला है, कहीं भी डाउट हो तो इसे पूरा रिपीट करके दोबारा। गुडविल को एक बार अच्छे से कर लो, जो क्वेश्चंस दिए वो लगा लो, यू विल बी हैप्पीली एबल टू डू ऑल द क्वेश्चंस। इट इज ओनली नाउ योर डर which is preventing you to do, otherwise there is nothing more to it. Once again let me give you a quick recap of goodwill। लंबी सांस के बाद क्वेश्चन में सबसे पहले अगर गुडविल है तो ये देखिए कि गुडविल आई है तो बिजनेस कॉम्बिनेशन में आई है, वो कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन है या एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। अगर एक्विजिशन ऑफ बिजनेस है तो एनसीआई का लफड़ा ही नहीं है, हटाओ। सबसे पहली बात, गुडविल हल्का इंपेयरमेंट पे चेक होएगी। कोई भी इंपेयरमेंट लॉस अगर आएगा तो पहले गुडविल से बुक होएगा, बाद में दूसरी एसेट में जाएगा।
यहाँ पे बस सवाल होएगा गुडविल अलोकेबल है या नॉन अलोकेबल। अलोकेबल है तो इंडिविजुअल में जोड़ जोड़ के इंपेयरमेंट चेक करके इंडिविजुअल में बुक करना है गुडविल का, फिर बचा हुआ कॉर्पोरेट सीजीयू एसेट में। और कलेक्टिव है तो पहले इंडिविजुअल सीजीयूज पे कोई लॉस है तो बुक कर देना, फिर कलेक्टिवली टोटल में चेक करके कोई लॉस है तो गुडविल से एडजस्ट कर देना। पर अगर एनसीआई का क्वेश्चन है यानी कंसोलिडेशन का है तो सबसे पहले एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो नॉर्मल सॉल्व कर देना, और आखिरी में आंसर में ये देख लेना कि जो इंपेयरमेंट लॉस आया है वो एनसीआई और पेरेंट दोनों में बांटना। एनसीआई 20% है तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस 20% सब्सिडरी बेयर करेगी। क्यों? क्योंकि फास्ट में लॉस हुआ और 20% अगर बाईजूस ने एक्वायर किया, मेरे को 20% रखा है, तो बाईजूस का लॉस भी 80% ही होगा क्योंकि उसने स्टे किया 80% लिया। तो मेरी गुडविल अगर फास्ट की गुडविल इंपेयर होगी खुदा ना खास्ता, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है मुझे भी लॉस होगा और उसे। इसमें बस अगर पीएसए ने मेथड यूज किया है तो पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप गुडविल को ग्रॉसअप कर देना, ग्रॉसअप करके फिर पूरा इंपेयरमेंट लॉस निकालना, एनसीआई पेरेंट में अलोकेट करना, सीजीयू में कोई लॉस जा रहा है तो वो भी अलोकेट करना। इस पूरे को करने के बाद में जो गुडविल का एनसीआई रिलेटेड इंपेयरमेंट लॉस है उसे इग्नोर कर देना, बाकी सब क्वेश्चन जो सॉल्व किया वो सही है। बाकी एक्स्ट्रा चीजें वो थोड़ी सी हाईटेक है, बट ये आपका डिस्कशन कंप्लीट। नेक्स्ट कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट एसेट वो एसेट्स है जो इंडिपेंडेंटली कैश फ्लो जनरेट नहीं करते हैं पर सारे सीजीयूज को या सेट ऑफ सीजीयूज को कैश फ्लो जनरेट करने में मदद करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर, हेड ऑफिस की बिल्डिंग। ये पैसा नहीं कमा रही है पर मदद कर। उदाहरण के तौर पे रिलायंस की हेड ऑफिस की बिल्डिंग, या एक बैंक का जोनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस, जहां से कोई लोन नहीं दिया जा रहा है पर वो सारी ब्रांचेस पे जो एक्टिविटी हो रही है उसको एडमिनिस्टर कर रहा है, मॉनिटर। यानी हमारे घर में ये वो दादाजी हैं जो हमारे बाबूजी ताऊजी सबके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, उनको सही डायरेक्शन देते हैं, पर अब वो खुद काम पे नहीं जाते, खुद कमाते नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको पूरा इम्पेयर कर दो कि उनका तो रिकवर अमाउंट जीरो है। क्यों? क्योंकि वो एक अहम हिस्सा है आपके सारे पूरे बिजनेस एज अ होल। तो इसलिए कॉर्पोरेट एसेट्स का कैरिंग अमाउंट रिकवर करने की जिम्मेदारी सीजीयूज की है जिससे रिलेटेड वो कॉर्पोरेट। इसलिए कॉर्पोरेट एसेट को आप अलोकेट कर दो इंडिविजुअल सीजीयूज में। तो रिलायंस की एचओ की बिल्डिंग में एक फ्लोर जियो का है, लेट्स से एक फ्लोर आपका रिलायंस रिटेल का, एक ऑयल एंड गैस का है। तो टोटल बिल्डिंग की कॉस्ट है 3 फ्लोर है, तीनों एक एक में है, तो उसकी टोटल कैरिंग अमाउंट को 1/3 करके तीनों सीजीयूज में अलोकेट कर दो, फिर टोटल इंपेयरमेंट लॉस चेक कर। अच्छा, यहाँ पे लॉस आया तो ऐसा नहीं है पहले कॉर्पोरेट एसेट में बुक होएगा बाकी फिर सीजीयू की एसेट में जाएगा, नहीं। कॉर्पोरेट एसेट इज जस्ट लाइक एनी अदर एसेट, एडमिनिस्ट्रेटिव एसेट है। तो अपन जैसे देख रहे थे ना कि वहाँ पे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन अदर एसेट में हो रहा था, वैसे ही एक कॉर्पोरेट एसेट आ जाएगा और सबके कैरिंग अमाउंट के रेशियो में। गेट सिंपल। तभी आपको लगता है रेचो की बिल्डिंग में ऐसा नहीं है कि फ्लोर वाइज डिवाइडेड है, सारे के सारे बिल्डिंग के सारे फ्लोर में सबके सब बिजनेस के लिए काम होता है, तो ये नॉन अलोकेबल कॉर्पोरेट। तो इस केस में आपके जितने सीजीयू हैं किसी में भी इंपेयरमेंट इंडिकेशन है तो पहले वहाँ इंपेयरमेंट चेक कर लो, और फिर उसके बाद में सारे सीजीयू यानी बिजनेस एज अ होल प्लस कॉर्पोरेट से जोड़ के रिकवरेबल अमाउंट पूरे बिजनेस का देख के देखो लॉस है क्या, और लॉस है तो फिर वापस सब में प्रोपोर्शनली बुक करो। ध्यान रखना कॉर्पोरेट एसेट में हर साल इंपेयरमेंट चेक करने की जरूरत नहीं होती है। इसका मतलब यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप हर साल इंपेयरमेंट चेक करोगे ही। तो कॉर्पोरेट एसेट गुडविल जैसा है क्या, अलोकेबल नॉन अलोकेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते हो, बाकी अदरवाइज नहीं, क्योंकि एक तो हर साल इंपेयरमेंट चेक करना है कंपलसरी, ऐसा कुछ नहीं है, और दूसरा लॉस पहले कॉर्पोरेट एसेट से बुक होगा अगर लॉस हुआ इंपेयरमेंट का तो, और बाद में सीजीयू से, ऐसा भी नहीं है, सबके साथ एक साथ होगा। एक स्पेशल केस है, कभी कोई कैश जनरेटिंग यूनिट में कोई करंट एसेट और लाइबिलिटी शामिल है जिसे आप अलग नहीं कर सकते हो, जैसे कि हम ये मानते हैं कि हमारी हर होटल अपने आप में एक कैश जनरेटिंग यूनिट है, टाटा। One hotel obviously is one CGU and not one asset because it is land, building, fixtures, furniture, lot of things. अब इसमें कई जगह लैंड लीज पे ली हुई है और उसमें बहुत सारा सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रखा है जो रिफंडेबल है। टेक्निकली स्पीकिंग वो भी सीजीयू का पार्ट है, क्योंकि वो होटल बिना उस रेंट डिपॉजिट के चल नहीं सकती, लीज डिपॉजिट के चल नहीं सकती। बट क्योंकि वो एक रिफंडेबल डिपॉजिट है यानी फाइनेंशियल एसेट है, तो उस पर इंडेस 109 लगेगा इंपेयरमेंट का, 36 नहीं लगेगा। तो इंडेस ने बोला है कि ऐसी सिचुएशन में आप सीजीयू के कैरिंग अमाउंट में उस रेंट डिपॉजिट को भी शामिल करना।
तो आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट में उसका भी कैरिंग अमाउंट ऐड कर देना। और जब आप फ्यूचर कैश फ्लोज निकालोगे तो वो जब डिपॉजिट रिफंड होके कैश फ्लो आएगा तो उसे भी शामिल कर देना। तो नॉर्मली हम रिकवरेबल अमाउंट में वैल्यू इन यूज निकालते समय फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज नहीं लेते, पर ये फाइनेंशियल एसेट क्योंकि सीजू में जोड़ना अनिवार्य लग रहा है इसलिए इसके कैश फ्लोज भी जोड़े जाए, फिर इम्पेयरमेंट लॉस आएगा। बस इतना ख्याल रखना कि इम्पेयरमेंट लॉस जब अलोकेट होता है तो हम उसे अलोकेट अलग अलग एसेट्स के कैरिंग अमाउंट के रेशियो में करते हैं। उन अलोकेशन के समय पर अगर उसमें कोई फाइनेंशियल एसेट या लाइबिलिटी शामिल है तो उस पे आप इंड एस 36 का इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेट, यानी सीजीयू की टोटल एसेट्स में आप रेंट डिपॉजिट शामिल करोगे, रिकवरेबल अमाउंट में उसके कैश फ्लो शामिल करोगे। लॉस आएगा तो जब बांटोगे तो आप रेंट डिपॉजिट पे 1 रुपए का भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं बांट सकते, बाकी सब पे आप कैरिंग अमाउंट के रेशियो में बांटोगे। और फिर इस इंडेक्स का नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। सिंपल, गुडविल पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक हुआ है, कभी रिवर्स नहीं होगा। गुडविल के अलावा किसी भी एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक हुआ है, कॉर्पोरेट एसेट या सीजीयू की एसेट, तो उसमें रिवर्स होगा जब इंडिकेशन है रिवर्सल की। यानी ऐसा नहीं हर साल एवं ही चेक करते देखते कभी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ गई तो रिवर्स कर देते, ये नहीं चलेगा। इंडिकेशन से, इंडिकेशन हो सकते हैं जिन कारण से इम्पेयरमेंट हुआ था वो रिवर्स हो गए या नए इंप्रूवमेंट हो गए। जैसे प्लास्टिक का मेरा बिजनेस था, सरकार ने बैन कर दिया तो बड़ा इंडिकेशन था, इम्पेयरमेंट लॉस चेक किया, फैक्ट्री इम्पेयर कर दी। हो सकता है बैन हट गया तो इंडिकेशन दूर हो गया, अब रिवर्स करूंगा। ये हो सकता है बैन नहीं हटाए पर एक्सपोर्ट के कई सारी कंट्रीज में मेरे को ऑर्डर मिलना शुरू हो गया और वहां पे काम आ रहा है तो भी मेरी वैल्यू इन यूज बढ़ गई है तो भी रिवर्स हो सकता है। गुडविल में तो किसी भी केस में नहीं होगा, अदर देन गुडविल में हो सकता है। पहली कंडीशन है इम्पेयरमेंट लॉस चेंज रिवर्स करने के लिए इंडिकेटर होना चाहिए। दूसरी बात, जब आप रिवर्सल करोगे तो आप क्या निकालो, रिकवरेबल अमाउंट। और जो आप इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स करोगे, ऑब्वियस सी बात है रिवर्सल शब्द यूज किया है यहाँ पे, इसका मतलब है जितना लॉस पहले बुक किया था आप उससे ज्यादा तो रिवर्स नहीं कर पाओगे। एक सिंपल एग्जांपल, मेरी एक एसेट का कैरिंग अमाउंट था 1000, उसका रिकवरेबल अमाउंट निकला 800, तो इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर दिया। ये कहानी 2022 की। अब उसका रिवाइज कैरिंग अमाउंट हो गया 800। लेट्स से इस एसेट की 10 साल की लाइफ थी, एसएलएम डेप्री था, तो ये एसेट 2022 में 800 पे आया, 23 में 720 पे आया, साल खत्म होते गया, 10 साल की लाइफ पे डिप्रिशिएट होते गया, 24 खत्म होने पे लेट्स से ये 640। यहाँ पे इंडिकेटर्स आए और इसका रिकवरेबल अमाउंट बढ़ के 1200। तो आप ऐसा मत कर देना कि इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल कितना कर देना, यहाँ भैया 560 का रिवर्सल कर दो 1200 जो 640 है। क्या कर रहे हो भाई, ऑब्वियस सी बात है रिवर्सल 200 से ज्यादा नहीं हो पाएगा जितना आपने पहले लॉस बुक किया इस एसेट पे। इनफैक्ट इंडेक्स कहता है 200 भी नहीं हो पाएगा। इंडेक्स कहता है कि अगर एसेट पे आपने डे 1 पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक ही नहीं किया होता तो आपका कैरिंग अमाउंट विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस कितना आता, 1000, और डेप्री इस पे कितना लगता, 100, यानी ये 900 और ये यहाँ पे 800। तो अब आप इसे ज्यादा से ज्यादा 800 पे ला सकते हो, यानी इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल 160 से ज्यादा नहीं, विच इज नथिंग बट 200 में 2 साल का डिप्रिसिएशन आपने क्या किया, देखो 200 आज इम्पेयर कर दिया ना तो ये 10 साल में अदरवाइज डिप्रिशिएट होता, अब आज इम्पेयर हो गया तो अगले 2 साल में इस पे 20-20 जो डिप्री लगा वो नहीं लगा। तब आप इम्पेयर रिवर्स करोगे तो आप ये बोलोगे डिप्री अदरवाइज लगता 20-20 का, तो ये 160 से ज्यादा रिवर्सल नहीं होगा, तो मैक्सिमम रिवर्सल आपका, और यही रिवर्सल। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका रिकवरेबल अमाउंट सपोज कभी 800 ही नहीं होता और रिकवरेबल अमाउंट ही 700 होता तो डेफिनेटली फिर इम्पेयरमेंट लॉस अपन 60 रिवर्स करते। इट गोज विदाउट सेइंग कि भैया अगर लेट्स से कलर चेंज करके बताता हूँ कि अगर सपोज 700 होता रिकवरेबल सपोज, तो रिवर्सल 60 होता। कैसे भाई, आप अभी बुक्स में आ रहा है 640 तो 60 रिवर्स करके 700 के लिए,
रिवर्सल कहाँ से होगा? पीआरएल से, अनलेस पहले आपने रिवैल्यूएशन रिजर्व से एडजस्ट किया था तो हो सकता है रिजर्व का इम्पैक्ट। ये सारी कहानी है, आपको पढ़ना है, पढ़ लेना जितना पढ़ना है। एक क्वेश्चन बता देता हूँ, सुपर्ब क्वेश्चन है, बेस्ट पॉसिबल। सीजीयू पे इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल बताया मैंने, मस्त। और गुडविल भी है इसमें। एक कैश जनरेटिंग यूनिट है जिसमें 3 बसेस में चला रहा हूँ और गुडविल भी है। रिमेनिंग लाइफ 10 साल है सारी बसेस की। कैरिंग अमाउंट 2000 है हर बस का, और ये रिकवरेबल अमाउंट है। गुडविल का ये कैरिंग अमाउंट बुक्स में आ रहा है, और ये सारी 31 मार्च 2022 को हुआ है जब इम्पेयरमेंट इंडिकेशंस थे। और रिकवरेबल अमाउंट सीजीयू एज ए होल का 5700 है। तो देखो, कैरिंग अमाउंट 2000 2000 2500, टोटल 6500 हो गया। रिकवरेबल अमाउंट पूरे का 5700 हो गया। इंडिविजुअल रिकवरेबल अमाउंट तीनों के पता है, क्योंकि बस तो इंडिविजुअली चल रही है तो कैश फ्लोज निकल रहे हैं। तो टोटल इंपेयरमेंट लॉस मेरा आ गया 800। फर्स्ट गुडविल से 500 एडजस्ट हो गया, इसमें कोई एनसीआई नहीं है तो फेयर वैल्यू वाला कंसेप्ट नहीं, बचा 300। इसमें कोई एलोकेट होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी रिकवर अमाउंट के ऊपर है। बचा 2000 2000 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में 300, 150 150, पर इसमें 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो बचा हुआ 200 इसमें हो गया। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट ये सब होने के बाद ये 2000 हो गया, ये 100 बुक करने के बाद 1900 हो गया, ये 200 बुक करने के बाद 1800 हो गया। अब क्या है आगे की कहानी? 2 साल बाद 31 मार्च 2024 पे, तो 2 साल में डेप्रिसिएशन लगा होगा। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनकी लाइफ 10-10 साल बाकी थी, तो 2000 पे 200 से 2 साल में 400, इस पे 190 से 380 और इस पे 180 से 360। ये नया कैरिंग अमाउंट है इनका। अब क्वेश्चन कहता है कि रिकवरेबल अमाउंट पहले से बेहतर हो गया, अज्यूमिंग की कोई कंडीशंस इंप्रूव इसलिए, और 4750 हो गया, तो आप रिवर्सल बताइए। तो अब आप इन तीनों का टोटल लगाते हो ना, तो वो आता है 4560। अब रिकवरेबल अमाउंट हो गया है 4750, यानी कि अब आप चाहो तो 190 का रिवर्सल बुक कर सकते हो। पहले कितना इंपेयरमेंट लॉस बुक हुआ था, तो देखो गुडविल में तो कोई रिवर्सल हो ही नहीं सकता है कभी भी। इसके अलावा 300 हुआ था, तो 300 में से 190 रिवर्सल बुक करना है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। तो ऐसा नहीं। मैक्सिमम रिवर्सल के लिए आपको एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका असेट जो उसका ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट आता बिना इंपेयरमेंट लॉस का, उससे ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस बुक नहीं होता तो ये तीनों 1600 पे आते। तो मैक्सिमम रिवर्सल कितना हो सकता है? 80 और 160, यानी 240। पर क्योंकि यह 190 है तो आंसर आएगा 190 किस रेशियो में? कैरिंग अमाउंट के रेशियो में 60 पर 20। या जो लॉस पहले अपन ने जिस रेशियो में बुक करना था उस रेशियो में, विच इज 1:2। अर्लियर इंपेयरमेंट लॉस रेशियो। अगर सपोज कभी यहां पे बोला जाता कि रिकवरेबल अमाउंट 4750 की बजाय 4900 है, तो अच्छे कलर कोडिंग कर देता हूं इसको करके, सब पिंक ले लेते हैं, बेबी पिंक। तो 4900 से अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो रिवर्सल मैक्सिमम कितना हो सकता था? 340, पर ये 4800 से ऊपर नहीं ला सकता। तो उस केस में रिवर्सल यहाँ पे कितना कर देता? 80 और 160, यानी कि 200, ना कि 300। तो सिंपल प्रोसीजर रिवर्सल के लिए क्या फॉलो करना? सबसे पहले आप नया कैरिंग अमाउंट निकालना, फिर विदाउट इम्पेयरमेंट लॉस क्या कैरिंग अमाउंट आता, मैक्सिमम रिवर्सल कितना है, और आपका मैक्सिमम रिवर्सल बेस्ड ऑन रिकवरेबल अमाउंट कितना है। दोनों में जो भी कम है उतना मैक्सिमम रिवर्स करना। ये पूरी कहानी यहाँ पे आपको लेके समझाई। और अगर सीजीयू की एसेट से मल्टीपल है तो फिर जो रेशियो में लॉस पहले बुक हुआ था उस रेशियो में। एंड देन रिस्ट्रक्चरिंग या डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है वो तब माने जाते हैं जब कंपनी कमिटेड है। इंडेक्स 37 में उसकी डेफिनेशन देखना, वैसे केस में लॉस बुक करना पड़ सकता है। तो अगर मेरी कोई फैक्ट्री है जिसे मैं बंद करने जा रहा हूँ तो फिर उस पर इंपेयरमेंट लॉस डेफिनेटली बुक होएगा। इफ इट इज़ हेल्ड फॉर सेल 105 लग जाए, इसकी अकाउंटिंग वहाँ पर कवर हो जाती है। होता कुछ नहीं है, डिप्री लगना बंद हो जाता है। नेट कैरिंग अमाउंट को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करके लॉस निकाल के बुक करते हैं। 105 डिटेल में डिस्कशन करता है। देन वी हैव डिस्क्लोजर्स, नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन से रिलेटेड इसके प्रोविजंस में आपका इस बार के आरटीपी क्वेश्चन है, जिसमें सिर्फ इतनी सी बात आप ध्यान रखना कि अलग से इंपेयरमेंट पे कोई अलग से कोई एग्जाम्पशन नहीं है, क्योंकि इंपेयरमेंट आप हर ईयर एंड पे चेक करते हो।
बस ये बोला है कि अगर आप पहली बार इंडेस लगा रहे हो तो डेट ऑफ ट्रांजिशन पे जो गुडविल आ रही है पास बिजनेस कॉम्बिनेशन की, उसका इम्पेयरमेंट चेक करना अनिवार्य है। और अगर पास बिजनेस कॉम्बिनेशन आप रीस्टेट नहीं कर रहे जो ऑप्शन होता है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें गुडविल चेंज एक कारण से हो सकती है कि पास बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कि इंडेस लगने से पहले आपने कोई कंपनी खरीदी थी और उस कंपनी में कोई आपने इंटेंजिबल एसेट बुक नहीं करी थी एएस के ज़माने पर, इंडेस के ज़माने में वो बुक होना चाहिए। तो फिर आज डेट ऑफ ट्रांजिशन पे उसकी जितनी फेयर वैल्यू वो बुक कर देना और उतने से गुडविल कम करना, फिर इम्पेयरमेंट चेक करना। और इसके अलावा कुछ और कहानी दी हुई है, थोड़ा सा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड है, उसके लिए पहले फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के प्रिंसिपल्स लेना होंगे, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट। एनी विच वेज फर्स्ट टाइम अडॉप्शन अगर स्किप कर दे तो अदरवाइज आई थिंक इंडिया 36 मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली विद क्रिटिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर किया। अगर आपको सिलेक्टिव कवर करना है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल, गुडविल और गुडविल, बाद में इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल और कॉर्पोरेट फिनिश। थैंक यू।